नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार सिंह इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। रीजनिंग का सिलेबस, चूंकि आप देख रहे हैं कि एग्जाम में कई सारे ऐसे एग्जाम हुए जो बीते वर्षों में या विद इन 20 में आपने देखा कि जो रीजनिंग का सिलेबस था उसमें जो क्वेश्चंस आ रहे थे थोड़े से चेंजेस हुए। तो थोड़ा सा जो सिलेबस चेंज हुआ है, नया जो सिलेबस आया है, सिलेबस के बारे में थोड़ा सा हम लोग अपडेट होते हैं सिलेबस को लेकर। आइए सबसे पहले हम लोग रीजनिंग की बात करें। रीजनिंग होती क्या है? तो दोस्तों देखा जाए तो सबसे पहले अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग को हिंदी में कहा जाता है तर्क शक्ति। आपने देखा कि रीजनिंग जो शब्द है उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं तर्क शक्ति बोलते हैं। और ये जो तर्क शब्द है तर्क शक्ति कहा जाता है। और ये जो तर्क शब्द है वो एक शब्द होता है लॉजिक, लॉजिक से बना हुआ होता है। और अगर लॉजिक की बात करें तो लॉजिक का जो मतलब होता है वो होता है प्रेजेंट ऑफ माइंड। प्रेजेंट ऑफ माइंड कहा जाता है। तो प्रेजेंट ऑफ माइंड का मतलब क्या होता है? तो प्रेजेंट ऑफ माइंड का मतलब होता है, इसको बोलते हैं बौद्धिक क्षमता। तो कहीं कहीं सिलेबस में आपने देखा कि तर्क शक्ति मिलता है, तो कहीं कहीं लिखा होता है बौद्धिक क्षमता। तो रीजनिंग का ये हिंदी शब्द था तर्क शक्ति या बौद्धिक क्षमता। रीजनिंग के सिलेबस को दो भागों में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट में बांट दिया गया है। पहला जो पोर्शन होता है वो होता है आपका वर्बल रीजनिंग। पहला जो पोर्शन होता है वो होता है वर्बल का, और दूसरा जो पोर्शन होता है वो बोला जाता है नॉन वर्बल। वर्बल और नॉन वर्बल दो पार्ट होते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें वर्बल रीजनिंग की, तो वर्बल को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो वर्बल को हिंदी में देखा जाए तो इसको हम लोग भाषिक कहते हैं। और नॉन वर्बल की बात किया जाए तो नॉन वर्बल को हिंदी में हम लोग आभाषिक कहते हैं। तो आपने देखा कि भाषिक और आभाषिक दो पार्ट में इस पूरे सिलेबस को डिवाइड कर दिया गया। अगर हम बात करें भाषिक का, तो भाषिक का मतलब क्या होता है? तो भाषिक का मतलब अगर कहा जाए तो भाषिक जो शब्द है वो भाषा से बना है, और भाषा का मतलब होता है बोलने से। भाषिक जो शब्द है भाषा से बना है, और भाषा का मतलब होता है बोलने से। जैसे हिंदी एक भाषा है तो हिंदी बोली जाती है, अंग्रेजी एक भाषा है तो अंग्रेजी बोली जाती है। इसी प्रकार ऐसे सारे टॉपिक जिनके क्वेश्चंस को हम लोग मुंह से बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ऐसे सभी जो टॉपिक्स होते हैं वो वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे दोस्तों आपने देखा कि एक टॉपिक होता है कोडिंग डिकोडिंग। उसमें लिखा होता है कि यदि सांकेतिक भाषा में पेंसिल शब्द को कोई एक अक्षर लिख दिया जाता है तो पेपर को क्या लिखा जाएगा। तो आपने देखा कि इस पूरे क्वेश्चन को आप मुंह से बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ऐसे ही कई सारे टॉपिक्स होते हैं जिनको क्वेश्चन को हम लोग मुंह से पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। ऐसे सभी जो टॉपिक्स होते हैं वो वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत आते हैं। दूसरा देखा जाए, दूसरा जो टॉपिक होता है वो होता है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में आपने देखा इसको हिंदी में कहा जाता है आभाषिक। और आ का मतलब क्या होता है? आ का मतलब होता है नहीं, और भाषिक का मतलब अभी आपने देखा कि बोलने से होता है। यानी ऐसे टॉपिक जिसको हम बोल ही नहीं सकते, ऐसे सभी टॉपिक जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नॉन वर्बल कहलाते हैं। तो यानी ऐसे टॉपिक जिसको हम पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं क्वेश्चन को, ऐसे सभी टॉपिक वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत आते हैं। और ऐसे टॉपिक जिसको हम नहीं बोल सकते, नहीं बोलने का मतलब होता है दोस्तों जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में पिक्चर रीजनिंग। यानी ऐसे टॉपिक जो चित्रों पर आधारित होते हैं, पिक्चर रीजनिंग कहा जाता है। ऐसे टॉपिक जो चित्रों पर आधारित होते हैं, ऐसे सभी टॉपिक जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नॉन वर्बल यानी आभाषिक कहलाता है। तो आपने देखा कि ये वर्बल और नॉन वर्बल की बात रही। जैसे अगर हम बात करें अभी यहाँ पर आपकी नेक्स्ट, यहाँ पर देखा जाए जैसे सपोज दैट एक क्वेश्चन ले लिया जाए। अगर एक क्वेश्चन ले लिया जाए, सपोज दैट मान लीजिए एक क्वेश्चन इस तरीके से हमने बना दिया, और यहाँ पर क्वेश्चन आपका इस तरीके से मेंशन है, और ये दे दिया जाए, इस प्रकार से दे दिया जाए, और आपको प्रश्न पूछ लिया जाए। एक टॉपिक होता है दोस्तों नॉन वर्बल में, वो होता है फिगर एनालॉजी, चित्र समरूपता। उसी का एक क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस क्वेश्चन को मुंह से बोलिए या पढ़िए, तो आप मुंह से नहीं पढ़ सकते। इसलिए नहीं पढ़ सकते क्योंकि इसमें चित्र बना है। तो हमने अभी आपको समझाया था कि ऐसे टॉपिक जो चित्रों पर आधारित होते हैं उन्हें हम नॉन वर्बल कहते हैं। यानी ऐसे टॉपिक जो हम
चित्रों के माध्यम से सॉल्व करते हैं वो सारे के सारे नॉन वर्बल में। तो ये हमें बता रहा है कि जिस तरीके से ए का जो संबंध है बी से है, उसी प्रकार से सी का संबंध हमें डी से फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। तो अगर देखा जाए तो यहां पर दो डायग्राम्स बने हैं, एक सर्किल है और एक ट्रायंगल है। यानी आपने देखा कि एक वृत्त है और एक त्रिभुज है, और अगले डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यही दोनों फिगर हैं, बस इनकी पोजीशन को आपस में इंटरचेंज किया गया। जो ट्रायंगल अंदर था उसको उठाकर बाहर किया और जो सर्किल बाहर थी उसको अंदर कर दिया। यानी दोनों डायग्राम आपस में क्या हो गए, चेंज हो गए। सेम वही कंडीशन हमें यहां करना है। अब आप देख रहे हैं कि जो स्क्वायर है, जो वर्ग है वो बाहर है, उस वर्ग को उठाइए कहां कर दीजिए, अंदर कर दीजिए। और जो आप देख रहे हैं पंचभुज है या पेंटागन है, वो अंदर था, उसको उठाकर कहां कर दीजिए, बाहर कर दीजिए। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो कहने का मतलब आपने देखा वर्बल और नॉन वर्बल दो पार्ट हुए। वर्बल का मतलब होता था भाषिक और नॉन वर्बल का मतलब आभाषिक। भाषिक का मतलब भाषा से यानी बोलने से। ऐसे टॉपिक जिसको हम बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो वर्बल में आ जाएंगे। और ऐसे टॉपिक जिसको बोला नहीं जा सकता, पढ़ा नहीं जा सकता, अर्थात ऐसे टॉपिक जो चित्रों पर आधारित होते हैं, ऐसे टॉपिक्स को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, नॉन वर्बल कहते हैं। आइए इसके बाद ये तो रहा हमारा वर्बल और नॉन वर्बल की बातें। अब हम बात करते हैं, अगर वर्बल की बात करें दोस्तों, तो वर्बल की बात करें तो हम वर्बल को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला जो पार्ट होता है दोस्तों वो होता है बेसिक का पार्ट। पहला जो होता है वो बेसिक होता है। और दूसरे चैप्टर की बात करते हैं तो जो दूसरा होता है वो होता है एनालिटिकल। दूसरा जो होता है वो होता है एनालिटिकल। और तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा जो क्वेश्चन होता है वो बोला जाता है लॉजिकल। तो आपने देखा कि रीजनिंग के सिलेबस को हमने, वर्बल के पार्ट को हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। जो वर्बल का पार्ट था उसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया। और पहला जो पार्ट है दोस्तों आपने देखा वो बेसिक है, दूसरा जो होता है वो एनालिटिकल है, और तीसरा देखा जाए तो वो लॉजिकल है। अगर हम बेसिक की बात करते हैं, पहले वाले की बात करें, तो पहले वाले में अगर देखा जाए तो जो सबसे पहला जो टॉपिक्स होता है दोस्तों, उस टॉपिक्स का नाम होता है अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट टेस्ट बोलते हैं। और अल्फाबेट का मतलब होता है, इसको बोला जाता है वर्णमाला। वर्णमाला परीक्षण कहा जाता है। वर्णमाला परीक्षण कहा जाता है। तो आपने देखा कि सबसे जो पहला टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है अल्फाबेट टेस्ट। कहीं कहीं इसको अल्फाबेटिकल रिलेटेड प्रॉब्लम बोला जाता है, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों बचपन से ही आप वर्णमाला यानी एबीसीडी को पढ़ते आ रहे हैं। और एबीसीडी में आपने देखा कि 26 लेटर होते हैं। अभी तक हमने एबीसीडी पढ़ा है। अब इनके पोजीशन से संबंधित, स्थान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों कौन सा अक्षर किस स्थान पे होता है उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो जैसे मान लीजिए P 16 पे होता है, T 20 पे होता है, ऐसे ही जितने भी लेटर होते हैं सारे अक्षर का अल्फाबेट में स्थान होता है, पोजीशन होता है, उन्हीं से संबंधित यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें 7 से 8 टाइप होते हैं दोस्तों। जब आपको ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा, तो आपको इसमें सारी चीजें, सारे टाइप्स को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो जो हमें पहला टॉपिक पढ़ना था उस टॉपिक का नाम आपने देखा क्या था, अल्फाबेट टेस्ट। आइए इसके बाद देखा जाए, अगर दूसरे टॉपिक की बात करते हैं दोस्तों, तो जो हमारा दूसरा टॉपिक होता है उस दूसरे टॉपिक का नाम है कैलेंडर। दूसरा जो टॉपिक होता है वो दूसरा टॉपिक है कैलेंडर, यानी इसको हिंदी में कहा जाता है पंचांग। कैलेंडर होता है, इसको हिंदी में हम लोग पंचांग कहते हैं। तो कैलेंडर से जो संबंधित प्रश्न है 1-2, जैसे वर्णमाला में आप देखेंगे 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं, उसी प्रकार से कैलेंडर से भी 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तीसरा अगर हम टॉपिक की बात करें तो जो तीसरा हमारा टॉपिक्स होता है दोस्तों, तीसरे टॉपिक्स की बात करें तो तीसरा जो टॉपिक होता है उस टॉपिक का नाम है क्लॉक। क्लॉक यानी घड़ी कहा जाता है। तीसरा टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है क्लॉक यानी घड़ी। घड़ी से संबंधित प्रश्न बनते हैं। चौथा जो टॉपिक है उस टॉपिक की बात करें तो जो चौथा टॉपिक है वो है डाइस। डाइस यानी पासा, पासा से संबंधित प्रश्न बनते हैं दोस्तों। तो आपने देखा पहला टॉपिक था वर्णमाला परीक्षण, दूसरा था कैलेंडर,
तीसरा है क्लॉक, चौथा है डाइस यानी पासा। इसके बाद अगर हम बात करें जो हमारा पांचवा टॉपिक है, पांचवें टॉपिक की बात करें तो पांचवें टॉपिक को क्यूब क्यूबाइड यानी घन घनाभ कहा जाता है। क्यूब क्यूबाइड यानी देखा जाए तो घन या घनाभ कहते हैं, तो घन या घनाभ से संबंधित यहां पर प्रश्न बनते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद छठवें टॉपिक की बात करते हैं, तो जो छठवां टॉपिक होता है वो छठवां टॉपिक ये होता है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन, ब्लड माने होता है रक्त और रिलेशन माने होता है संबंध, यानी रक्त संबंध से संबंधित प्रश्न बनते हैं। ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध से संबंधित प्रश्न बनते हैं दोस्तों। जैसे आप बचपन में छोटे थे, आपको किसी रिलेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आप मान लीजिए छोटे थे और स्कूल से आप घर पहुंचते हैं तो आप देखते हैं कि आपके पिताजी एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं और आप अपनी माँ के पास जाते हैं और माँ से पूछते हैं कि माँ, जो पिताजी से बात कर रहे हैं वो व्यक्ति, वो शख्स हमारे कौन है? तो माँ इसके जवाब में आपको उत्तर देती है, बेटा जो तुम्हारे पिताजी हैं, पिताजी की जो बहन है उस बहन का विवाह उस व्यक्ति से हुआ है। तो हमें यह बताया गया बचपन में कि पिताजी की बहन को हम लोग बुआ कहते हैं और बुआ की जो शादी होती है जिस व्यक्ति से, उसे हम फूफा कहते हैं। तो कहने का मतलब आपने ये देखा कि वहां संबंधों के बारे में हमने जानकारी की और वही संबंध जो हमें जानकारी है वही संबंध आज प्रश्न के रूप में एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो आपसी संबंध होते हैं, ऐसे संबंध जो क्या नाम है कि परिवार रूपी वृक्ष को बनाने में सहायक हैं, ऐसे ही संबंध को रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन कहते हैं। रक्त संबंध से भी एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन श्योर आते हैं आपके पेपर में। इसके बाद अगर हम अगले टॉपिक की बात करें दोस्तों, तो जो हमारा अगला टॉपिक है 7वें नंबर का टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग अगला जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग को अगर देखा जाए तो कोडिंग को हिंदी में बोलते हैं कूट लेखन। कोडिंग को हिंदी में बोलते हैं कूट लेखन और इसको कहा जाता है कूट वाचन। कूट लेखन और कूट वाचन, कूट लेखन और कूट वाचन, ये कोई भी एग्जाम होता है अगर रीजनिंग सिलेबस में है तो इसके 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन इवन हर पेपर में पूछे जाते हैं। तो जैसे आपने देखा कि इसका हिंदी जो शब्द है कूट लेखन और कूट वाचन लिखा है। लेखन क्या होता है, वाचन क्या होता है, उसके बारे में एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे सपोज दैट मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया और यहां ये लिखा जाए यदि पेन को QFO लिखा जाता है तो कोई एक शब्द पूछ लेगा। तो हमारा समझाने का सेंस क्या है दोस्तों, अगर हम देखें तो यहां पर एक शब्द लिखा है और उस शब्द को हम पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा है। इन तीनों शब्दों को, तीनों अक्षरों को मिलाएं तो एक शब्द बना कि पेन है। लेकिन अगर हम इन तीनों अक्षरों को मिलाते हैं तो इन तीनों को मिलाकर कोई शब्द नहीं बन सकता। यहां पर आपने देखा कि एक शब्द बना पेन और यहां पर आपने देखा कि तीनों को मिलाने पे, तीनों लेटर्स को मिलाने पे कोई शब्द नहीं बन रहा। इसको तो हमने पढ़ लिया, इसको नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़े? क्योंकि ये जो था ये हमारा एक अर्थपूर्ण शब्द था, मीनिंगफुल वर्ड था। अर्थपूर्ण का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ निकलता हो, तो ये एक अर्थपूर्ण शब्द है। लेकिन हमने एक नियम लगा दिया, एक रूल लगा दिया और इसको हमने अर्थविहीन बना डाला। अर्थविहीन का मतलब मीनिंगलेस, जिसका कोई अर्थ ही ना निकले। तो आपने देखा कि ये एक अर्थपूर्ण शब्द था, मीनिंगफुल वर्ड था और ये एक अर्थविहीन यानी मीनिंगलेस हो गया। तो लेखन का मतलब होता है लिखना। आपने इसको लिख दिया, आप इसको पढ़ नहीं सकते। लेकिन अगर कूटवाचन की बात करें, डिकोडिंग की बात करें तो इसी का जस्ट अपोजिट होता है। दोस्तों अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारे नियम होते हैं। तो यहां पर फिलहाल देखा जाए तो क्या नियम लगा है, यहां पी था यहां क्यों कर दिया, इसमें एक बढ़ा दिया। यहां ई था यहां पर यब किया, इसमें भी एक बढ़ा दिया। यहां पर यन था यहां ओ किया, इसमें भी एक बढ़ा दिया। तो यानी जितने भी अक्षर थे सारे अक्षरों में एक एक स्थान आगे कर दिया तो एक अर्थपूर्ण शब्द अर्थविहीन में बदल गया। इसी को कोडिंग कहा जाता है।
दूसरा अगर हम एग्जांपल ले लें, सपोज दैट मान लीजिए कि यहां पर ये लिखा हो कि यहां पर ई लिखा हो, अगर ये लिखा हो और मैं आपसे कहूं कि इनको मिलाकर पढ़िए, तो इन तीनों को मिलाकर आप नहीं पढ़ सकते। लेकिन अगर हम आपको ये कहें कि इसको पढ़िए तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर हम आपसे कहें इसको पढ़िए तो आप इसको पढ़ सकते हैं। आपने देखा कि यहां पर डीओजी यानी डॉग लिखा हुआ है। इन तीनों को मिलाकर आपने नहीं पढ़ पाए, लेकिन इन तीनों को मिलाकर आपने पढ़ लिया कि डीओजी यानी डॉग लिखा है। क्यों नहीं? तो यहां पर ये अर्थविहीन था। यहां पर देखा जाए तो ये मीनिंगलेस था, अर्थविहीन है। लेकिन आगे देखा जाए तो अगर यहां देखते हैं तो यहां पर आपने देखा कि ये अर्थपूर्ण हो गया, मीनिंगफुल हो गया, अर्थपूर्ण हो गया। तो यहां पर क्या है दोस्तों, अगर हम बात करें तो इसी का कोडिंग का ही जस्ट अपोजिट होता है डीकोडिंग। आपने देखा यहां लिखा था कूट लेखन, लेखन का मतलब लिखना। आप इसको लिख सकते हैं, बोल नहीं सकते। लेकिन वाचन का मतलब होता है बोलना, वाचन माने होता है बोलना। आप इसको बोल सकते हैं। देखा आपने यहां जो शब्द आएगा उसको बोल सकते हैं। तो यानी जस्ट अपोजिट होता है। यहां अर्थपूर्ण को अर्थविहीन बनाया जाता है और यहां पर अर्थविहीन को अर्थपूर्ण बनाया जाता है। इसी को डीकोडिंग कहते हैं। तो दोनों में अंतर है। आपने देखा कोडिंग का मतलब क्या होता था कि अर्थपूर्ण को अर्थविहीन बनाना, और डीकोडिंग का मतलब क्या होता है, अर्थविहीन को अर्थपूर्ण बनाना। इसमें क्या किया गया है, इसी का जस्ट अपोजिट है। आपने देखा कि इसमें एक माइनस कर दिया, इसमें आपने देखा कि एक माइनस कर दिया, इसमें आपने देखा कि एक माइनस कर दिया। तो जितने भी लेटर थे, जितने भी अक्षर थे, उनमें आपने क्या किया, नियम लगा दिया कि सारे अक्षरों में एक एक माइनस कर दिया। तो एक अर्थविहीन अक्षर जो होता था वो अर्थपूर्ण शब्द में बदल गया। उसी को हम लोग डीकोडिंग कहते हैं। तो यहां पर लेखन यानी लिखा जाए, जिसको बोला नहीं जा सकता है। वाचन यानी जिसको पढ़ सकते हैं, पढ़ तभी सकते हैं जब वो अर्थपूर्ण हो जाएगा। तो ये रहा कोडिंग और डीकोडिंग की बातें। इसके आगे अगला जो टॉपिक है दोस्तों, अगले टॉपिक की बात करें तो 8वां जो हमें टॉपिक यहां पढ़ना है वो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। अगर हम बात करें तो डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा, और डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। दिशा और दूरी इस टॉपिक का नाम हुआ। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। जैसे अगर आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन ये कहा जाए कि मोहन पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर जाता है, वहां से दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर जाता है, तो बताइए कि अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो एक क्वेश्चन जहां केवल दिशा के बारे में पूछा जाता है। दूसरा इसी में ऐसा भी बन सकता है कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए कि मोहन पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर गया, दाएं मुड़ा 3 किलोमीटर गया, बाएं मुड़ा 5 किलोमीटर गया, तो बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में होगा। तो यहां पर दूरी और दिशा दोनों की बात की जा रही। तो कभी कभी दोस्तों दिशा ही पूछा जाता है, कभी कभी दिशा के साथ दूरी पूछा जाता है। तो दिशा और दूरी ये टॉपिक हो गया जो कि हर पेपर में 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और अगले टॉपिक की बात करें तो जो 9वां टॉपिक है वो हमारा 9वां टॉपिक ये है कि ऑर्डर इन रैंकिंग। ऑर्डर इन रैंकिंग, ऑर्डर इन रैंकिंग। ऑर्डर का मतलब होता है क्रम और रैंक का मतलब होता है निर्धारण। इस टॉपिक का नाम है ऑर्डर इन रैंकिंग, क्रम निर्धारण। क्रम निर्धारण टॉपिक का नाम है। अगर हम बात करें क्रम निर्धारण का मतलब क्या होता है, जैसे प्रश्न किस तरीके से बनते हैं। क्वेश्चन ये होता है दोस्तों, आपसे ये कहेगा कि एक पंक्ति में रजत का स्थान प्रारंभ से 20 है और उसी पंक्ति में अंत से 25 है, तो बताइए कि उस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। एक क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, यानी एक लड़के का स्थान प्रारंभ और अंत दोनों से दिया होता है और वहां से कुल पूछा जाता है। दूसरा इस तरीके से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, 2 लड़के ले लेगा, कहेगा एक लड़का प्रारंभ से 10 नंबर पे, मान लीजिए संजय है जो कि प्रारंभ से 10 पे है, दूसरा अमित है जो कि अंत से 20 पे है। यदि ये दोनों आपस में स्थान को अदला बदली करें, इंटरचेंज कर लें, तो जो अमित अंत से
20 पे था वो अब 30 पे हो गया, तो बताइए कि अब उस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी होंगे। तो यानी कहने का मतलब है कि वहां पर क्रम से संबंधित प्रश्न बनते हैं, आपको क्रम दिए रहेंगे उससे संबंधित वहां पर प्रश्न बनता है। अगला 10वें टॉपिक की बात करें दोस्तों, तो जो हमारा 10वां टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट अगला जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग का मतलब होता है दोस्तों, अगला जो टॉपिक है वो है सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग का मतलब होता है बैठक और अरेंजमेंट का मतलब होता है व्यवस्था, बैठक व्यवस्था। यानी कहने का मतलब यह है कि दिए गए निर्देश के अनुसार व्यक्तियों को बैठाना या वस्तुओं को सजाना ही बैठक व्यवस्था कहलाती है। तो कहने का मतलब क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट में जो आप देखे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन होता है, इसमें 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं। एक तो गोल मेज के चारों तरफ लोगों को बैठाना होता है, दूसरा देखे होंगे गोल मेज के बाद या तो एक आयताकार मेज लेता है या फिर वर्गाकार मेज का प्रयोग करता है। तीसरा आपने देखा होगा कि पंक्ति में लोगों को बैठाना होता है, और पंक्ति में भी 2 कंडीशन है, केस 1 और केस 2। केस 1 में सिर्फ और सिर्फ एक पंक्ति में कई लोगों को बैठाना होता है, और केस 2 में 2 पंक्ति का प्रयोग करता है और लोगों को आमने सामने मुंह करके बैठाने की बात करता है। तो ये 3 तरीके के प्रश्न बनते हैं, एक गोलाकार या गोलाकार के केस में, दूसरा आयताकार या वर्गाकार के केस में, और तीसरा जो होता है वो होता है पंक्ति तथा कतार के केस में। तो सीटिंग अरेंजमेंट जैसा निर्देश देगा उसी के अनुसार हमें बैठाना है। कभी कभी कहता है कि इन सभी का मुंह केंद्र की ओर है, कभी कभी प्रश्न में कहता है कि इन सभी का मुंह केंद्र से बाहर की ओर है। तो जब भी हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे सारी चीजों से अवगत कराएंगे। चूंकि आज सिलेबस की बात है तो हम सिलेबस में आपको रीजनिंग के टॉपिक्स बता रहे हैं, तो आज टॉपिक्स की केवल बात होगी दोस्तों। आइए इसके बाद अगले टॉपिक की बात करें। अगला जो टॉपिक होता है वो होता है अर्थमेटिकल रीजनिंग। अर्थमेटिकल रीजनिंग, अर्थमेटिकल रीजनिंग की अगर हम बात करें, आपने देखा कि अर्थमेटिक का मतलब होता है अंक गणितीय, अंक गणितीय तर्कशास्त्र कहते हैं, अंक गणितीय तर्कशास्त्र। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, मतलब यह है कि अंकगणित का मतलब होता है मैथमेटिक्स के कई टॉपिक्स होते हैं जो रीजनिंग के सिलेबस में आते हैं। मैथ्स के कई सारे टॉपिक्स होते हैं जो रीजनिंग के पेपर में आते हैं, तो उन्हीं से संबंधित ये टॉपिक बना है। जैसे मान लीजिए प्रश्न कैसे बनते हैं, आपसे ये कहेगा कि एक पार्टी में 11 व्यक्ति हैं, यदि वे सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो उनके द्वारा मिलाए गए कुल हाथों की संख्या कितनी होगी। 11 आदमी थे, एक दूसरे से शेक हैंड कर रहे थे, उनके द्वारा किए गए शेक हैंडों की संख्या पूछी जा रही थी। दूसरा अगर देखा जाए दोस्तों तो क्या क्वेश्चन बनता है, दूसरा इस टाइप के क्वेश्चन बनता है कि एक समूह में कुछ गाय तथा कुछ व्यक्ति हैं, यदि पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 60 अधिक हैं तो बताइए कि उस समूह में कुल कितनी गाय हैं। या फिर आयु संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, एज से रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं वो इसी में आते हैं दोस्तों। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन और अर्थमेटिकल रीजनिंग दोनों सेम टॉपिक होते हैं। किसी किसी बुक में मैथमेटिकल के रूप में दिया होता है तो किसी किसी अर्थमेटिकल के रूप में दिया होता है। दोनों जो टॉपिक्स होते हैं वो एकदम सेम होते हैं। मैथ्स के टॉपिक हैं जो कि रीजनिंग के सिलेबस में आते हैं, यहां से भी एग्जाम में 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 11 ये टॉपिक्स हो गए। अगला जो टॉपिक्स हैं, अगर हम 12 नंबर की टॉपिक्स की बात करें दोस्तों, तो 12वां नंबर का जो टॉपिक होता है वो होता है एनालॉजी। एनालॉजी जिसको हिंदी में देखा जाए तो समरूपता कहा जाता है। एनालॉजी यानी समरूपता। अब ये क्या होता है दोस्तों, अगर हम समरूपता की बात करें तो समरूपता का मतलब क्या होता है कि गुण रूप आकार प्रकार किसी न किसी प्रकार से वो सेम होगा। जैसे मान लीजिए 4 विकल्प दे दिया जाए, 4 विकल्प आपको दे दिया जाए, या इस तरीके से कह दिया जाए दोस्तों, आपसे जो प्रश्न पूछे वो ये कहा जाए कि शेर का संबंध शावक से है
तो हिरण का संबंध किससे होगा? एक प्रश्न बना दिया। क्या है, जैसे देखा जाए, अगर क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया कि शेर दे दिया और यहां पर शावक बना दिया और फिर यहां पर हिरण लिख दिया और आपको 4 विकल्प बना दिए जाए, 4 ऑप्शन दे दिए जाए, तो समरूपता का मतलब यह है कि यह कह रहा है कि जिस तरीके से इसका संबंध इससे है वही सेम संबंध आपको आगे वाले में फाइंड आउट करना है। सेम संबंध, सेम रिलेशन। तो अगर सेम रिलेशन की बात हम करें तो शेर के बच्चे को क्या कहा जाता है? शावक, यानी ये इसकी संतति यानी संतान के रूप में है। इसी प्रकार से अगर हम हिरण की बात करें तो हिरण के जो बच्चे होते हैं उसको हिरनौटा कहा जाता है। हिरण का जो बच्चा होता है उसको हिरनौटा कहा जाता है। एग्जाम में ये पूछा भी गया। तो आपने देखा कि ये रिलेशन है, इसी को बोला जाता है एनालॉजी यानी समरूपता। जिस प्रकार से संबंध इसका इससे है उसी सेम संबंध को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, तो ये होता है एनालॉजी यानी समरूपता का टॉपिक। इसके बाद 13वां जो टॉपिक होता है दोस्तों, 13वें टॉपिक की अगर हम बात करें, 13वां जो टॉपिक होता है उस टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है, इसको हिंदी में कहा जाता है वर्गीकरण। वर्गीकरण बोलते हैं, क्लासिफिकेशन मींस वर्गीकरण। अब इसमें क्या होता है? वर्गीकरण का मतलब होता है, इसको कहीं कहीं ऑड लिखा होता है। ऑड का मतलब होता है विषम, यानी विषम पद छांटना। प्रश्न कैसे बनते हैं? 4 विकल्प होते हैं, उसमें यह बोलेगा कि 3 किसी प्रकार से संबंध हैं जो आपस में किसी न किसी प्रकार से संबंधित है, और एक ऐसा है जो उस संबंध से बाहर आता है, उस संबंध के अंतर्गत नहीं आता है। उस संबंध को ज्ञात कीजिए, यानी आपको विषम पद को छांटना होता है। जैसे अगर हम यहां पर क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो मान लीजिए आपको इस तरीके से दे दिया जाए, एक आपको लिख दिया जाए यहां पर बुध, दूसरा लिख दिया जाए यहां पर शुक्र, तीसरा लिख दिया जाए चंद्रमा और चौथा लिख दिया जाए यहां पर पृथ्वी। अगर इस तरीके से लिख दिया जाए दोस्तों, ठीक। अब आपने देखा, क्या देखा कि यहां पर हमने 4 विकल्प दिए, बुध, शुक्र, चंद्रमा, पृथ्वी। आपको विषम निकालना है। तो अगर विषम की बात करें तो यहां पर बुध, शुक्र और जो पृथ्वी है वो एक क्या है? ग्रह है। और अगर चंद्रमा देखा जाए तो यहां पर क्या है? उपग्रह है। तो यानी तीनों किसी न किसी प्रकार से सेम है कि तीनों ग्रह थे और ये हमारा उपग्रह है। इसलिए जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, वर्गीकरण का मतलब होता है विकल्प में हमें विषम पद को छांटना होता है। तो ये रहा 13वां टॉपिक। 14वें टॉपिक की बात करें दोस्तों, तो जो हमारा 14वां टॉपिक होता है वो होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होता है और मैट्रिक्स का मतलब होता है आव्यूह। आव्यूह मैट्रिक्स एक टॉपिक्स होता है जो कि एग्जाम में, वनडे का कोई भी एग्जाम होता है जो आपके लेवल का होता है, आपके एग्जाम में आता है, वो एक क्वेश्चन श्योर इस पेपर में इसमें होता है मैट्रिक्स का। आव्यूह जो टॉपिक्स होता है उस टॉपिक का। तो ये 14 टॉपिक्स थे जो कि वर्बल के बेसिक पार्ट में पढ़ाए जाएंगे आपको। ये सिलेबस का जो पहला पार्ट था, यानी वर्बल का जो बेसिक था, बेसिक में ये 14 चैप्टर्स होते हैं जो आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला जो हमारा पोर्शन था एनालिटिकल का। एनालिटिकल का अगर हम बात करें, एनालिटिकल रीजनिंग की अगर बात करते हैं तो इसमें एनालिटिकल में अगर हम देखें तो एनालिटिकल में जो हमारा चैप्टर्स होता है उसमें अगर हम बात करें तो पजल आता है। पजल का मतलब पहेली। दूसरे टॉपिक्स की बात करें दोस्तों तो जो हमारा दूसरा टॉपिक होता है पजल, आपको एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया होगा और उस पैराग्राफ में कुछ शर्तें दी जाती हैं
कुछ जानकारी ऊपर दी जाती है, कुछ जानकारी बीच में दी जाती है, कुछ लास्ट में जाती है, और सारी जानकारियों को जब कलेक्ट कर लेते हैं अर्थपूर्ण हो जाता है, उसी को पजल कहा जाता है। जैसे किसी के बारे में जानकारी दी जाए और अगर आपको आधी अधूरी जानकारी दी जाए तो आपको डिसीजन लेने में क्या होती है, समर्थता नहीं होती है, आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं। जैसे दोस्तों इंटर के बाद आप बीए करेंगे कि बीकॉम करेंगे कि बीएससी करेंगे कि तैयारी करेंगे, और तैयारी किस चीज की करेंगे, इस निर्णय लेने में आपको थोड़ी सी क्या होती है, असमर्थता होती है। तो सेम वही होता है, पजल का मतलब यही होता है कि थोड़ी थोड़ी जानकारी दी जाती है, आपको पूरी जानकारी नहीं दी जाती है। तो जो जानकारी दी जाती है उसी जानकारी के आधार पे हमें अर्थपूर्ण शब्द ज्ञात करना होता है, उसी को हम लोग पजल कहते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक होता है वो होता है इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी जिसको हिंदी में कहा जाए दोस्तों, तो इसको हिंदी में हम लोग असमानता कहते हैं, असमानता कहा जाता है। तो इनइक्वलिटी का मतलब होता है कि इसमें कुछ सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक सिंबल आप देखते हैं ग्रेटर देन होता है, एक सिंबल होता है लेस देन होता है, एक सिंबल होता है ग्रेटर देन आर इक्वल, एक सिंबल होता है लेस देन आर इक्वल, और एक सिंबल होता है इक्वल का। तो यही 5 सिंबल से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो इनइक्वलिटी यानी असमानता के अंतर्गत आते हैं, उसी से हमें प्रश्न पूछना होता है। जैसे एक एग्जांपल के रूप में देखा जाए दोस्तों कि आपको कथन दे देगा और उसमें निष्कर्ष दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि कथन के आधार पे कौन सा निष्कर्ष सही है, उसी को हमें निकालना होता है असमानता के रूप में। इसी के प्रकार तीसरा जो टॉपिक होता है वो देखा जाए, एक पजल हो गया, दूसरा इनइक्वलिटी हो गया। तीसरा जो टॉपिक होता है वो होता है सीरीज। सीरीज का मतलब होता है श्रृंखला। सीरीज का मतलब होता है श्रृंखला। तो यानी श्रृंखला दी जाती है, आपको 2-4 पद दिए जाएंगे, उसी में 1-2 पद गायब होते हैं, रिक्त पद होते हैं, उसी को हमें यहां पर ज्ञात करना होता है कि श्रृंखला में कौन सा पद डाल दें कि श्रृंखला हमारी पूरी हो जाए। तो ये श्रृंखला यानी सीरीज से संबंधित प्रश्न बनते हैं। आइए चौथे टॉपिक की बात करें तो आपने देखा पजल हुआ, इनइक्वलिटी हुआ, सीरीज हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का बात करें तो यहां पर आता है आपका अगला जो टॉपिक है वो होता है फाइंडिंग मिसिंग टर्म। फाइंडिंग मिसिंग टर्म्स। फाइंडिंग मिसिंग टर्म्स का मतलब होता है लुप्त पदों की संख्या, यानी आपको लुप्त पद दिए जाएंगे, लुप्त पदों की संख्या। एक आपको बॉक्स बना होगा, उस बॉक्स में नंबर्स दिए जाते हैं और आपको जैसे सपोज दैट इस तरीके से एक बॉक्स बना देगा रो कॉलम के रूप में, ऐसे ऐसे, और यहां पर वैल्यू पुट कर दी जाए 2 3, यहां पर लिख दिया जाए 4, यहां पर लिख दिया जाए 3 है, यहां पर लिख दिया जाए कि 1 है, यहां लिख दिया जाए 5, और यहां 8 है, यहां 6 करते और यहां क्वेश्चन मार्क लगाते। तो इस तरीके का एक आपको फिगर बना होता है, उस फिगर में कुछ संख्याएं दी जाती हैं और 1-2 जगह ऐसे होते हैं जहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क बना होता है और आपको ये निकालना होता है कि उस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या होगी। इसी को बोलते हैं लुप्त पदों की संख्या यानी फाइंडिंग मिसिंग टर्म्स। तो इसको हल करने का 2 नियम होता है, या तो ये रो बेसिस हल होता है या तो ये कॉलम बेसिस हल होता है। या तो इन दोनों कॉलम को हल करके ये लाया जाता है या फिर रो को हल करके आंसर लाया जाता है। तो इस आधार पे इसको बनाया जाता है। जैसे कहने का मतलब इसकी एक पहचान ये होती है कि रो कॉलम जहां ज्यादा हो, जैसे अगर रो ज्यादा है तो रो बेसिस करेगा, कॉलम ज्यादा है तो कॉलम बेसिस करता है। अगर यहां देखा जाए तो रो कॉलम दोनों सेम थे, तो यहां पर कैसे पहचानेंगे? तो यहां बड़ी संख्या देखते हैं कि बड़ी संख्या रो में है कि कॉलम में है। जैसे अगर देखा जाए नॉर्मली तो यहां पर बड़ी संख्या दिख रही थी, अगर यहां बड़ी संख्या है तो यानी इन दोनों रो को हल करके ये जरूर लाया जा रहा है। अब हमें क्या समझना है, कैसे समझना है कि किस तरीके से इन दोनों को सॉल्व करेंगे आए। तो जैसे देखा जाए दोस्तों तो आप इसको इस तरीके से भी हल कर सकते हैं कि यहां पर आप देख सकते हैं R1
इंटू R2 प्लस R1 इज इक्वल टू R3, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दें, 3 दूना 6 हुआ और 6 में 2 से जोड़ देते हैं तो 8 आ जाता है। तो यानी आपने देखा कि R1 यानी 2, R2 का मतलब यानी 3, दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर R1 को जोड़ दिया तो लास्ट वाली यानी R3 आ गई। 3 में 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आया और फिर 3 जोड़ा तो 6 हो गया। इसी प्रकार से इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 चौक 20 हुआ और अगर 4 जोड़ देते हैं तो यहाँ 24 हो गया। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। तो यानी फाइंडिंग मिसिंग टर्म्स यानी लुप्त पदों की संख्या में इसी प्रकार से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो ये हमारा रहा एनालिटिकल का पोर्शन। इसके आगे तीसरा जो टॉपिक होता है, तीसरा वो होता है लॉजिकल रीजनिंग। वो होता है आपका लॉजिकल रीजनिंग होता है। और उस लॉजिकल रीजनिंग में हम लोग देखते हैं क्या कैसे पढ़ना है। लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं तो जो सबसे पहला टॉपिक होता है वो होता है सिलोजिज्म। पहला जो टॉपिक होता है वो होता है सिलोजिज्म, यानी हिंदी में देखा जाए तो इसको न्याय निगमन कहा जाता है। न्याय निगमन ये टॉपिक होता है, न्याय निगमन। तो अगर हम बात करें कि कैसे प्रश्न बनते हैं इस टॉपिक्स में, तो न्याय निगमन में आपने देखा होगा कि कथन दिए होते हैं और कथन कभी भी 2 या 2 से अधिक दिया जाए, कभी सिंगल स्टेटमेंट नहीं होता। जैसे इस तरीके से दे दिया जाए कि कुछ बेंच कुर्सी हैं, कुछ कुर्सी चारपाई हैं, तो ये स्टेटमेंट हो गया और इसी से निष्कर्ष दिया होगा। तो कथन के आधार पर ही निष्कर्ष को ज्ञात करना होता है। जो भी कथन दिया रहेगा, जैसे लिखा है कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, तो ये नहीं सोचना है कि कुत्ते बिल्ली कैसे हो गए, ये प्रश्न है, कुत्ते को हमें बिल्ली मानना है। जो भी कथन में दिया रहेगा तो कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए हमें यह निकालना होता है कि कौन सा निष्कर्ष सही होता है, वही होता है सिलोजिज्म, जो कि हर पेपर में आप देखें। अगर बैंकिंग की बात करें तो 5-5 क्वेश्चन आते हैं, बाकी अगर आप टेक्निकल में देखा जाए तो कभी कभी 5-5 यहां भी आ जाते हैं, नहीं तो 2-3 क्वेश्चन तो हर पेपर में आते ही हैं इसके। दूसरा टॉपिक अगर हम बात करें तो जो दूसरा टॉपिक होता है वो होता है स्टेटमेंट। दूसरा जो टॉपिक होता है वो होता है स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट बोलते हैं। स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन और आर्गुमेंट का मतलब होता है तर्क। कथन और तर्क, कथन और तर्क, इस टॉपिक का नाम है। इसी से संबंधित 4 टॉपिक होते हैं, चारों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो हम अभी आपको मेंशन कर देते हैं, पहले यहां सारा मेंशन कर दें। अगला जो टॉपिक होता है वो होता है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन होता है कथन और पूर्व धारणा। इसको हिंदी में कहते हैं कथन और पूर्व धारणा, कथन और पूर्व धारणा। इसके बाद तीसरे के बाद चौथा जो होता है वो होता है आपका ये स्टेटमेंट एंड, यहां पर आर्गुमेंट हो गया कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन, कथन और कार्रवाई। स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन और कार्रवाई, कथन और कार्रवाई। और पांचवा जो होता है वो होता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन और निष्कर्ष, कथन और निष्कर्ष। तो आपने देखा कि कथन तर्क, कथन पूर्व धारणा, कथन कार्रवाई, कथन निष्कर्ष, ये 4 टॉपिक होते हैं। इन चारों टॉपिकों में अगर देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। कुछ रूल्स होते हैं जो आपको पढ़ाए जाएंगे। रूल के बारे में, कथन क्या होता है वो समझा जाए। कथन का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिए गए विचार को कथन कहा जाता है, या किसी भी विषय के संदर्भ में दी जाई जानकारी को कथन कहते हैं।
जैसे मान लीजिए दोस्तों, हमने आपको आज कह दिया कि कल क्लासेस नहीं चलेंगी, तो ये क्लासेस नहीं चलेंगी, ये क्या हो गया? कथन हो गया। अगर हम कार्यवाही की बात करें तो क्लास नहीं चलनी है, तो यानी आपको कल नहीं आना है, तो ये हो गई क्या? कार्यवाही। कथन के आधार पे की गई कार्यवाही। मैं आपसे कहूंगा कि कल की क्लास 2 बजे से होगी, तो आपकी कार्यवाही करने की प्रक्रिया क्या होगी कि आपको 2 बजे आना पड़ेगा। मैं आपसे ये कहूंगा कि 1 हफ्ते के बाद टेस्ट होगा, तो आपकी कार्यवाही क्या होगी? उस टेस्ट के लिए 2 हफ्ते बाद प्रिपरेशन में लगना होगा। तो कहने का मतलब है कि जिस तरीके से कथन होगा उसी प्रकार से हमें कार्यवाही करना होता है। कार्यवाही 2 होते हैं, एक होता है कथन के आधार पे कार्यवाही और एक होता है कथन के अनुरूप कार्यवाही। तो ये सारे जो टॉपिक्स होते हैं, कथन तर्क, तर्क का मतलब होता है आर्गुमेंट, यानी 2 तरीके से होते हैं, एक प्रबल होता है, दुर्बल। प्रबल का मतलब वो होता है जो वास्तविक हो, जो वास्तविक होते हैं, जो सच्चाई पर आधारित होते हैं, ऐसे सभी जो तर्क होते हैं वो प्रबल होते हैं। और दुर्बल तर्क क्या होते हैं? वो तर्क जो काल्पनिक होते हैं, जो कल्पनाओं पर आधारित होते हैं, ऐसे सभी तर्क को हम लोग काल्पनिक बोलते हैं, यानी दुर्बल तर्क बोलते हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं लॉजिकल में पढ़ाए जाएंगे। पहला टॉपिक था सिलोजिज्म यानी न्याय निगमन, दूसरा टॉपिक था स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, कथन और तर्क, तीसरा जो टॉपिक है वो स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, कथन और पूर्व धारणा, चौथा टॉपिक है स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, कथन और कार्यवाही, पांचवा जो टॉपिक है वो कथन और निष्कर्ष, यानी क्या लिया जाए? कथन और निष्कर्ष। ये पूरे के पूरे लॉजिकल के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ये 3 थे वर्बल के पोर्शन। अब आइए हम नॉन वर्बल की बात करें दोस्तों। अगर हम नॉन वर्बल की बात करते हैं तो नॉन वर्बल में क्या क्या चीजें होती हैं? नॉन वर्बल का मतलब अभी आपने हिंदी में देखा था पिक्चर रीजनिंग, यानी इसको आभासिक कहा जाता है। नॉन वर्बल यानी आभासिक। इसमें जो पहले टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, पहला जो टॉपिक होता है उस टॉपिक का नाम होता है फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग ये आपका पहला टॉपिक होता है नॉन वर्बल का। फिगर का मतलब आप जानते हैं कि चित्र होता है, और काउंटिंग का मतलब होता है गिनना, चित्र गिनना। अब आपको एक चित्र दे देगा और उस चित्र में त्रिभुज, आयत, वर्ग, रेखाओं की संख्या, विकर्णों की संख्या या वृत्तों की संख्या ज्ञात करना होता है। कैसे दोस्तों? तो जैसे सपोज दैट, मान लीजिए कि सपोज दैट मैंने एक प्रश्न बना दिया, ये एक क्वेश्चन यहां पर स्क्रीन पे क्वेश्चन मैंने ये बनाया, और ये आपका प्रश्न दिया हो और आपसे ये पूछा जाए कि इन अ फिगर हाउ मेनी ट्रायंगल्स, इस चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। त्रिभुजों की कुल संख्या, ऐसा नहीं कि त्रिभुज, टोटल त्रिभुज कितने हैं ये हमें इसमें निकालना है। तो ऐसे ही त्रिभुज, आयत, वर्ग, तमाम सारी चीजें होती हैं। फिलहाल मैं थोड़ा सा आपको यहां पर बताना चाहूंगा। इसके कुछ केसेस होते हैं, 4-5 केसेस होते हैं। उन केसेस के बारे में जान जाएंगे तो ये आसानी से आपको निकल जाता है। कैसे? जैसे देखा जाए तो पहली बात हम त्रिभुज के बारे में जानें कि त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज का मतलब होता है कि एक ऐसी आकृति जो 3 भुजाओं से मिलकर बनी होती है उसको त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से बनी हुई या मिली हुई आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो जैसे आपने देखा कि इसमें एक त्रिभुज था, लेकिन अगर हम इसी फिगर को इस तरीके से बना दें और इसको यहां से डिवाइड कर दें, अगर आपसे ये प्रश्न पूछे कि इसमें कुल कितने त्रिभुज हुए, तो आपका जो आंसर होगा क्या होगा? तो आप बताएंगे कुछ लोग 2, कुछ लोग 3। तो यहां पर फिलहाल जो कंसेप्ट है वो ये है कि कभी भी अगर इस तरीके के डायग्राम्स हों और अगर बीच में पार्टीशन किया जाए तो इसमें जितने भी ब्लॉक बनेंगे, जितने खाने बनेंगे, खानों को नंबरिंग कर लीजिए। तो 1 और 2 खाने हैं इसमें, और दोनों नंबरिंग करने के बाद हम क्या करेंगे? नंबरिंग करने के बाद इन दोनों को हम यहां पर क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अगर हम जोड़ देते हैं तो आपने देखा कि 2 और 1 3 हो गए। तो यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या देखा जाए तो 3 है। 3 कहां से आए? अब आपके दिमाग में आएगा। तो 3 आने का सेंस यहां पर यह है कि अगर हम इस 2 की बात करें तो 2 यहां पर सिंगल है। सिंगल का मतलब वो जो खुद से बन रहा है। जैसे अगर देखा जाए तो यहां से लेकर यहां तक एक ये बना, ये पहला पोर्शन हो गया।
अगर दूसरे त्रिभुज की बात करें दोस्तों, तो दूसरा त्रिभुज आपका ये हो गया, यहां से लेकर ये दो हो गए सिंगल बनने वाले, ये अपने आप बना था और ये भी अपने आप बना था, तो एक इधर यानी सिंगल बनने वाले दो हो गए। और इसी प्रकार से अगर हम इसकी बात करें कि ये क्या है, तो ये कहता है दो दो को मिलाकर एक बनेंगे, यानी इन दोनों को जोड़ दिया जाए लेफ्ट और राइट को, तो दोनों को मिलाकर आपने देखा कि एक त्रिभुज बना। तो यानी इधर वाला एक, इधर वाला एक, दो, और जब दोनों को मिला दिया तो दो और एक, तीन त्रिभुज हो गए। इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन ले लिया जाए, सपोज दैट मान लीजिए अगर ऐसे कर लिया जाए और आपको ऐसे दे दे और यहां बना दे, फिर यहां पर आपको ऐसे बना दे और ऐसे बना दे, और आपसे पूछ लिया जाए कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स, कुल कितने त्रिभुज हैं, तो आप कैसे निकालेंगे। मैंने आपसे बताया कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए तो क्वेश्चन में जितने भी खाने हैं उन खानों को नंबरिंग कर लें। नंबरिंग करने के बाद सबको क्या करें, जोड़ लें, और जोड़ने पे जितना आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि सबको जोड़ दें तो 10 आया, यानी 4 3 7 7 2 9 9 और 1 कितने 10, यानी इसमें कुल त्रिभुज कितने हो गए 10। अब 10 कैसे हो गए, 2 मिनट के लिए देख सकते हैं। अब आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि ये चार क्या कह रहा है, ये चार ये कह रहा है कि इसमें जो सिंगल बनने वाले हैं, सिंगल जो इसमें बनने वाले हैं उसमें जो त्रिभुजों की संख्या वो कितनी है, 4 है। अब सिंगल कैसे बने, तो आपने देखा कि यहां से लेकर यहां तक 1, यहां से लेकर यहां तक 2, और यहां से लेकर यहां तक 3, और यहां से लेकर यहां तक 4, यानी जो सिंगल है वो कितने हो गए 4। अब ये क्या कह रहा है, ये बताता है कि यहां पर जो डबल वाले हैं, यानी दो दो को मिला दिया जाए तो 3 त्रिभुज बनेंगे। दो दो को मतलब जैसे पहले और सेकंड को दूसरे को मिला लो, यहां से लेकर यहां तक ये हो गया, इन दोनों को मिलाया तो एक हुआ। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे को मिला लेते हैं तो दूसरे और तीसरे को मिलाने पे एक बना। इसी प्रकार तीसरे और चौथे को मिला लेते हैं तो एक बना, यानी पहले दूसरे को मिलाया तो एक, दूसरे तीसरे को मिलाया तो एक, और तीसरे चौथे को मिलाया तो एक, यानी 3 बने दो दो को मिलाकर। इसी प्रकार अगर हम बात करें आगे, तो यानी ये कहता है कि अगर हम 3 3 को मिला लें, 3 का मतलब स्टार्टिंग के 3 को ले लें, पहले दूसरे तीसरे को, तो एक त्रिभुज बनेगा, और लास्ट के तीनों को ले लेते हैं तो 2 बनेगा, यानी 3 3 को मिलाकर 2 त्रिभुज बनेंगे। और ये लास्ट वाला ये बताता है दोस्तों कि अगर हम चारों को मिला लेते हैं, यानी हम चारों को मिला लें यहां से लेकर यहां तक, तो सिंगल एक बनेगा। तो यानी सबको आपने मिला लिया, तो अब इससे ज्यादा नहीं बनेगा। टोटल देखा जाए तो 4 3 7 2 9 1 10, यानी त्रिभुजों की संख्या कुल कितनी हो गई 10। इसी प्रकार से आप इसमें नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 और सबको जोड़ लीजिए, और जोड़ने पे आपने देखा कि टोटल जो त्रिभुज हैं कितने हो गए 6। तो कोई भी क्वेश्चन हो, 1 2 3 है तो 2 और 1 3 3 3 कितने हो गए 6, जितने खाने होंगे उतने ही इसमें त्रिभुज होंगे। तो इसी प्रकार से त्रिभुज, आयत, वृत्त, सारी चीजें आपको एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज बताई जाएगी। चूंकि आज सिलेबस था इसलिए सिलेबस से संबंधित बातें हो रही हैं। फिर ये तो आपका पहला टॉपिक था। अब आइए हम बात करें, यहाँ पर दूसरे टॉपिक्स की बात कर रहे हैं। तो अगर हम दूसरे टॉपिक की बात करें तो ये नॉन वर्बल का पहला टॉपिक था। दूसरा जो टॉपिक है इसमें नॉन वर्बल का, वो आपका यहां पर है मिरर इमेज। दूसरा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है मिरर इमेज। मिरर का मतलब होता है दर्पण, और इमेज का मतलब होता है प्रतिबिंब, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब। मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न बनेगा। और तीसरा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है वाटर इमेज। वाटर इमेज, वाटर का मतलब होता है जल, और इमेज का मतलब होता है प्रतिबिंब, जिसको हम लोग जल प्रतिबिंब कहते हैं। तो मिरर इमेज और वाटर इमेज टॉपिक हो गया। चौथे टॉपिक की बात करते हैं। तो चौथा जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। पेपर फोल्डिंग, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, यानी अगर हम बात करें, पेपर का मतलब होता है कागज, फोल्डिंग का मतलब मोड़ना, कागज मोड़ना और काटना,
कटिंग का मतलब होता है काटना। पहले कागज को मोड़ेगा और मोड़ने के बाद उसको काटेगा, काटने के बाद जो डिजाइन होगी वो हमें ज्ञात करना होता है। और लास्ट में जो होता है पांचवा, वो होता है वेन डायग्राम, जिसको रेखा चित्र कहा जाता है। वेन डायग्राम, वेन माने होता है रेखा और डायग्राम का मतलब होता है चित्र, जिसको हम रेखा चित्र के नाम से जानते हैं। तो ये दोस्तों ये टॉपिक्स था पूरे रीजनिंग का, जो कि टेक्निकल के किसी भी एग्जाम में अगर आप जाते हैं तो इससे ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं होगा। ये पूरा रीजनिंग का सिलेबस था। तो हमने रीजनिंग के दो पार्ट किए, एक वर्बल था, दूसरा नॉन वर्बल था। वर्बल मतलब भाषिक, नॉन वर्बल का मतलब आभासिक। वर्बल को भी हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया, बेसिक, एनालिटिकल और लॉजिकल। बेसिक के टॉपिक्स हमने क्लियर किए, एनालिटिकल के टॉपिक्स हमने क्लियर किए और लॉजिकल के टॉपिक्स क्लियर किए। इसके बाद हम नॉन वर्बल पाए और आपने देखा कि नॉन वर्बल में ये 5 टॉपिक्स होते हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये रहा सिलेबस रीजनिंग का। अब चूंकि क्लासेस स्टार्ट होगी, ठीक है भाई, क्लासेस चूंकि आप देख रहे थे कोरोना एक महामारी है जो विश्वव्यापी है, सारे देश परेशान हैं, सारे लोग परेशान हैं, घर में हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही है और पढ़ाई नहीं हो पाने की वजह से जो हमारे लाइबिलिटीज हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। और आपको पता है कि पढ़ाई एक रेगुलरिटी मांगती है। अगर हम पढ़ाई से दूर रहेंगे, कहीं ना कहीं एग्जाम से हम दूर हो जाएंगे। तो एग्जाम को हमें निकालना है, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने भी एग्जाम की वैकेंसियां का जो थी पेंडिंग थी उसको क्लियर करना शुरू किया। अभी कल नहीं परसों 2-3 वैकेंसियों के डेट आ गए जो अगस्त से होने हैं। तो अभी एक एग्जाम के जो डेटेड पेंडिंग थे वो भी क्लियर हो रहे हैं। तो इसलिए अब हमें पुनः पढ़ाई में, अपनी स्टडी में लग जाना होगा, क्योंकि स्टडी से दूर रहेंगे तो एग्जाम से कहीं ना कहीं दूर होंगे। और आपको पता है एग्जाम यानी शत्रु होता है, उस शत्रु से दूरता। तो कहने का मतलब है कि पढ़ाई के लिए हमें चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना पड़ेगा, तभी हम एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो इसी के साथ अब हम लोगों की जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यू बनी रहेंगी। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही, फिर पुनः मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं मनीष कुमार सिंह आपको इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको आज नया टॉपिक पढ़ाना है और नया टॉपिक जो है वो है कैलेंडर। आज हम लोग कैलेंडर के से स्टार्ट करते हैं टॉपिक का, सिलेबस का। क्योंकि हमने आपको सिलेबस बताया था, आज हम लोग सिलेबस का पहला टॉपिक जो होता है वो स्टार्ट करते हैं। तो विद्यार्थियों, कैलेंडर से आज टॉपिक का स्टार्ट किया जा रहा है। और कैलेंडर के बारे में सबसे पहले ये है कि कोई भी टॉपिक पढ़िए और कोई भी सब्जेक्ट का अगर आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन अगर छूट जाता है तो इट मीन्स ये है कि उस टॉपिक पर आपका कमांड नहीं है। इसके पीछे होता है कि इसके बेसिक्स पॉइंट्स आप नहीं जानते। जब तक बेसिक पॉइंट्स नहीं जानेंगे तब तक क्वेश्चंस कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिस हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले हम लोग थ्योरी की बात करेंगे और अगर थ्योरी कंप्लीट हो जाती है फिर हम न्यूमेरिकल पर आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेशन पे जाएंगे। तो यानी सबसे पहले हम लोग किसी भी टॉपिक का थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के बाद हम लोग न्यूमेरिकल पे जाते हैं और फिर न्यूमेरिकल के बाद हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस सेक्शन पे जाएंगे, फिर हम लोग उस टॉपिक का प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग कैलेंडर के बारे में जानें। तो दोस्तों, कैलेंडर को अगर देखा जाए तो कैलेंडर को हिंदी में पंचांग कहा जाता है। कैलेंडर को अगर हिंदी में देखा जाए तो कैलेंडर को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? पंचांग कहते हैं। सबसे पहले अगर कोई भी चीज आया तो इसके बनाने वाले के बारे में आता है कि कैलेंडर किसने बनाया। तो आइए हम लोग बात करें। तो कैलेंडर के जो जनक थे, जनक का मतलब होता है जन्म देने वाला अर्थात बनाने वाला, जिसको दूसरे शब्दों में पिता कहा जाता है, फादर ऑफ कैलेंडर कहा जाता है। वो व्यक्ति हैं पोप ग्रेगरी। पोप ग्रेगरी जो हैं, इन्होंने पोप ग्रेगरी, और ये जो व्यक्ति थे यूनान के रहने वाले थे, यूनान यानी रोम शहर के रहने वाले थे, और ये वहां का महान दार्शनिक था, फिलासफर था। यानी मैंने आपसे ये कहा कि अगर कैलेंडर के जनक की बात किया जाए, कैलेंडर के जनक की बात किया जाए तो कैलेंडर के जो जनक हैं, जनक का मतलब होता है फादर ऑफ कैलेंडर, उस व्यक्ति का नाम है पोप ग्रेगरी। और ये व्यक्ति यूनान यानी रोम शहर का रहने वाला था और ये वहां का महान दार्शनिक था। दार्शनिक मीन्स फिलासफर।
इसके नाम के आगे देखा जाए तो पोप शब्द लगा है। पोप का मतलब क्या होता है? तो विद्यार्थियों, जिस तरीके से हिंदू धर्म में पूजा पाठ का काम मंदिर में होता है और मंदिर में जो पूजा पाठ का काम करते हैं उन्हें हम पुजारी कहते हैं, उसी प्रकार ये क्रिश्चियन थे और क्रिश्चियंस के यहाँ जो पूजा पाठ का कार्य होता है उसे गिरजाघर कहा जाता है और आपको पता है चर्च कहा जाता है। ठीक है, वहाँ पर चर्च कहा जाता है और जो चर्च पे पूजा पाठ का काम करते हैं उन्हें हम पादरी कहते हैं और पादरियों का जो हेड होता है उसी व्यक्ति को पोप कहा जाता है। तो मेस ये व्यक्ति यूनान शहर के 13वें नंबर के पोप भी माने गए। तो हमने आपसे ये कहा कि क्रिश्चियन थे, क्रिश्चियंस के यहाँ जो पूजा पाठ का काम होता है वो चर्च में होता है और चर्च के जो पूजा पाठ का कार्य करते हैं उन्हें पादरी कहते हैं और पादरियों का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है उसे पोप कहा जाता है। तो ये यूनान शहर का 13वां नंबर का पोप भी माना गया। इन्होंने ये देखा कि इनके टाइम में कैलेंडर का निर्माण किया गया था और उस कैलेंडर को बनाने वाला जो शख्स था, जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था जूलियस सीजर। जूलियस सीजर ने सबसे पहले कैलेंडर बनाया। जूलियस सीजर एक फेमस राइटर था। इंटर में आपने इसका कई सारे देखा आपने कि इंटर में इसने एक आपने ये देखा कि ड्रामा लिखा है, इसने कई सारे राइटिंग का वर्क किया है और ये उस समय का एक फेमस राइटर था जूलियस सीजर। और जूलियस सीजर ने एक कैलेंडर का निर्माण किया था और निर्माण ही नहीं किया था विद्यार्थियों, इसके द्वारा जो निर्मित कैलेंडर था उस समय की पब्लिक इसका प्रयोग भी करती थी, लेकिन इसमें कुछ कमियां थी और पोप ग्रेगरी ने इनके द्वारा जो निर्मित कैलेंडर था उसमें जो कमियां थी उसको उन्होंने गलत सिद्ध कर डाला और इनके द्वारा निर्मित कैलेंडर को गलत सिद्ध किया और कैलेंडर में नए एवं आधुनिक तरीके से यानी मॉडर्न वे में इसको प्रस्तुत किया और यही कारण है कि आज ये व्यक्ति वर्तमान कैलेंडर का पिता बन गया। कौन सा? आपने देखा कि पोप ग्रेगरी। तो पोप ग्रेगरी जो है वो वर्तमान कैलेंडर का पिता बना और इसी के नाम के कारण ही आज हम लोग वर्तमान कैलेंडर को भी ग्रेगरियन कैलेंडर के नाम से जानते हैं। ग्रेगरियन कैलेंडर के नाम से जानते हैं। यानी अगर हम क्वेश्चंस की बात करें विद्यार्थियों, तो सबसे पहले जो प्रश्न बनता है वो यही बनता है कि कैलेंडर के जनक कौन है। तो आपका जो प्रश्न होना चाहिए वो होना चाहिए पोप ग्रेगरी। एक बार देखिए, चूंकि जो कैलेंडर का टॉपिक होता है वो मैथ्स, रीजनिंग और जीएस तीनों में आते हैं। मैथ्स के सिलेबस में भी कैलेंडर का टॉपिक मिलता है, रीजनिंग में भी मिलता है और जीएस में भी मिलता है। तो कई बार जीएस से भी प्रश्न बने हैं। तो एक बार जीएस में ये भी पूछा गया था कि जो पोप ग्रेगरी हैं वो कहाँ के निवासी हैं, कहाँ के रहने वाले थे। तो ऑप्शन में या तो यूनान होता है या फिर रोम होता है। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि ये यूनान शहर का रहने वाला था। और जूलियस सीजर द्वारा जो निर्मित कैलेंडर था उसको गलत सिद्ध किया और कैलेंडर में कुछ परिवर्तन किए, उसे आधुनिक तरीके से प्रस्तुत किया और यही कारण है कि आज ये व्यक्ति वर्तमान कैलेंडर का पिता बना और इसी के नाम के कारण ही आज हम वर्तमान कैलेंडर को भी ग्रेगरियन कैलेंडर के नाम से जानते हैं। तो यानी वर्तमान समय में हम लोग किस कैलेंडर का प्रयोग करते हैं? तो ग्रेगरियन कैलेंडर का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, आगे इसके आगे बढ़ते हैं। तो आपने ये देखा कि चूंकि हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा कर रही है। जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा कर रही है। यानी कहने का मतलब है अगर देखा जाए तो यानी पृथ्वी को एक पूरा राउंड लेने में, पूरा एक चक्कर लगाने में, एक राउंड लेने में 365 दिन लगभग 6 घंटे, 365 दिन लगभग 6 घंटे लग जाते हैं। 365 दिन लगभग 6 घंटे लगते हैं, जिसमें 5 घंटे 45 मिनट 48 सेकेंड 45 सेकेंड और 51 नैनो सेकेंड का टाइम लग रहा है।
यानी आपने ये देखा, मैंने आपसे ये कहा कि पृथ्वी को एक पूरा चक्कर लगाने में 365 दिन लगभग अप्रॉक्स 6 आवर, लगभग 6 घंटे लगते हैं, जिसमें 5 घंटे 48 मिनट 45 सेकेंड और 51 नैनो सेकेंड का टाइम लगता है। और जब आपने ये देखा कि 365 दिन के अलावा लगभग 6 घंटे बढ़ गए हैं, इसी प्रकार जब उन्होंने 4 चक्कर पूरे किए होंगे तो 4 चक्कर पूरे करने का मतलब होता है कि 24 घंटे बढ़ गए। और आपको पता है कि 24 घंटे बराबर क्या होता है, एक दिन होता है। 24 घंटे बराबर क्या होता है, एक दिन होता है। और यही कारण है कि 4 वर्षों के बाद दिनों की संख्या में एक दिन की वृद्धि होकर 365 से एक दिन बढ़कर 366 दिन हो जाते हैं। यानी पृथ्वी घूम रही है, घूमने की वजह से दिन रात होते हैं और यहीं से कैलेंडर की उत्पत्ति भी की गई है। आपने देखा कि 365 दिन लगभग 6 घंटे लगे, जिसमें हमने आपसे कहा कि 5 घंटे 48 मिनट 45 सेकंड और 51 नैनो सेकंड का टाइम लगा। और जब उसने 4 चक्कर पूरे किए पृथ्वी ने, तो आपने देखा कि 24 घंटे बढ़ गए और 24 घंटे में से एक दिन बढ़ गया। और एक दिन का मतलब यह है, यही कारण है कि 4 साल के बाद दिनों में एक दिन का वृद्धि हो जाती है और 365 से एक दिन बढ़कर 366 दिन हो जाते हैं। इन्होंने भी इसी तरीके से कैलेंडर को 2 भागों में बांट दिया। इन्होंने कैलेंडर को ही 2 भागों में बांट दिया और एक का नाम इन्होंने साधारण वर्ष रखा और दूसरे का नाम, एक का नाम साधारण वर्ष यानी सिंपल ईयर और दूसरे का नाम देखा जाए तो लीप ईयर यानी लीप वर्ष रखा गया। तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष 2 वर्षों में डिवाइड कर दिया गया। कई बार प्रश्न बनते हैं, आपको विकल्प दिया जाता है और आपसे ये पूछा जाता है कौन सा लीप वर्ष है या फिर कौन सा लीप वर्ष नहीं है। तो आइए सबसे पहले देखिए, बेसिक कंसेप्ट है। मैं बार बार कहता हूं कि क्वेश्चन गलत होते हैं। लोगों को ये पता होता है कि कोई भी संख्या दी होती है अगर 4 से डिविजिबल होती है तो लीप वर्ष है। ऐसा देखिए, अभी आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। सबसे पहले हम लोग साधारण वर्ष की बात करेंगे। अगर हम लोग साधारण वर्ष की बात करें तो साधारण वर्ष होता क्या है, सिंपल ईयर क्या होता है, उसके बारे में देखा जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी अगर हमारा वर्ष दिया हो, किसी भी वर्ष को ले लेते हैं और अगर उस वर्ष को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं और अगर वो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता, 4 से डिविजिबल नहीं होता, तो ऐसे वर्ष साधारण वर्ष यानी सिंपल वर्ष, सिंपल ईयर कहलाते हैं। और इसमें 365 दिन होते हैं, 365 डेज, 365 दिन होते हैं। और इसमें फरवरी का महीना देखा जाए तो फरवरी का महीना 28 दिन का होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लिया जाए तो एग्जाम्पल में यहां ले लेते हैं 1994, 94, 1998 एक्सेट्रा इत्यादि। और आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो इतनी बात पता ही होगी कि कोई भी संख्या कितनी बड़ी हो वो 4 से डिविजिबल कब होती है। अगर लास्ट के 2 अंक को 4 से डिवाइड कर दिया जाए, अगर वो 4 से डिविजिबल होगी तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी हो, अगर लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 अंक अगर 4 से डिविजिबल हैं तो पूरी की पूरी संख्या वो 4 से क्या होगी, डिविजिबल हो जाएगी। तो आइए देखा जाए, 4 दूना 8, 1 बचा, 14 हो गया और 14 4 से नहीं कटेगा। इट मीन्स 94 जब नहीं कटा तो 1994 भी 4 से नहीं कटेगा और नहीं कटने का मतलब क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष हो। तो कोई भी वर्ष जब 4 से नहीं कटता है तो ऐसे सारे वर्ष क्या कहलाते हैं, साधारण वर्ष कहलाते हैं। इसी प्रकार से अगला जो है वो है हमारा लीप वर्ष। अगर हम लीप वर्ष की बात करें तो किसी भी वर्ष को ले लेते हैं और उस वर्ष को हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं और अगर वो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 4 से वो कट जाता है, तो ऐसे वर्ष लीप वर्ष कहलाएंगे। इसमें 366 दिन होते हैं। इसमें फरवरी का जो महीना होता है
वो 29 दिन का होता है, 29 डेज 29 दिन का होता है। जैसे एग्जाम्पल में देख लिया जाए तो उन एग्जाम्पल में हम यहाँ देख रहे हैं 92 हो जाएगा, 96 हो जाएगा, एक्सेट्रा इत्यादि हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। अभी हमने आपसे ये कहा था कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी हो, लास्ट के 2 अंक को काट दिया जाए। अगर हम यहाँ 4 से डिवाइड करते हैं तो आपने देखा 4 दूना 8, 1 बचा, 2 हो गया यानी 12 हो गया, और 12 यानी 4 3 12, 92 डिविजिबल हो गया तो 1992 भी 4 से कट जाएगा, और कट जाने का मतलब ये कौन सा वर्ष हो जाएगा, तो लीप वर्ष हो जाएगा। ये बेसिक चीज था, ये काफी लोगों को पता है। एग्जामिनर भी ये बात जानता है कि इतनी जानकारी होती है सबको, फिर भी इस पे क्वेश्चन गलत करा देता है। देखिए गलतियां कहाँ होती वो हम समझ आते हैं। तो ये नॉर्मल था। आपने देखा कि वर्ष 2 थे, एक साधारण है एक लीप वर्ष है। जो 4 से नहीं कटता है वो साधारण होगा, और जो 4 से कटेगा वो क्या होता है, लीप वर्ष के रूप में होता है। इसके बाद देखा जाए एग्जामिनर, देखिए इसी पे दोस्तों क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है। आपको दे देगा क्वेश्चन कि दिए गए वर्षों में बताइए कि कौन सा, दिए गए वर्षों में बताइए कि कौन सा लीप वर्ष है। और यहां पर आपको प्रश्न दे दिया, एक क्वेश्चन दे दिया यहां पर 1982, दूसरा दे दिया यहां 1994, तीसरा यहां दे दिया 1400, और पांचवा दे दिया नन ऑफ दीज। अब आपको ये प्रश्न बना देता है, क्वेश्चन एक बन जाएगा। कई बार ऐसे प्रश्न आए हैं कि आपको 4 विकल्प दिए रहेंगे, इस प्रकार से 4 विकल्प दे देगा, और आपसे ये पूछेगा कि दिए गए वर्षों में कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। तो लड़के क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। तो यहाँ 4 दूना 8, 2 नहीं कटेगा तो ये छोड़ दिए, 4 दूना 8, 14 नहीं कटेगा, नहीं होगा। इसको 4 से काट देते हैं और कट जाता है, इसी को टिक मार देते हैं। तो हम आपको सिर्फ यही समझाने के लिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को लिखे हैं, क्योंकि बहुत सारी गलतियां बहुत सारे लड़के यहाँ कर देते हैं। तो आइए देखा जाए, अभी तक हमने वर्ष की बात किया, अभी हम बैक होकर इस क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले इसके आगे कुछ चीजें और हैं उनको देखा जाए। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं, ध्यान दें क्या है कि जैसे एक अभी आपने देखा कि वर्ष हमने बताया, अब हम आपको शताब्दी वर्ष यानी सेंचुरी वर्ष के बारे में बताएंगे। सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष। ये शताब्दी वर्ष होता क्या है, अगर हम किसी भी वर्ष को ले लेते हैं और अगर उस वर्ष को हम 100 से डिवाइड कर देते हैं, और अगर कोई भी वर्ष 100 से पूर्णतः कट जाता है, पूर्णतः डिवाइड हो जाता है, तो ऐसे वर्ष शताब्दी वर्ष होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए तो 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, एक्सेट्रा इत्यादि है। यानी ऐसे वर्ष जो 4 से कट जाते हैं वे 100 से कट जाते हैं, वैसे जो वर्ष 100 से कट जाते हैं वो सारे के सारे जो होते हैं वो शताब्दी वर्ष होते हैं। यानी एक टाइटल बढ़ जाता है सेंचुरी यानी शताब्दी का। तो जिस तरीके से हमने वर्ष को 2 भागों में बांटा था, इसी प्रकार शताब्दी को भी 2 भागों में बांट दिया गया। जो हमारे शताब्दी वर्ष होते हैं वो 2 भागों में बढ़ जाते हैं। एक शताब्दी साधारण के नाम से जाना जाता है, एक शताब्दी साधारण वर्ष होता है, तो जो दूसरा होता है वो होता है शताब्दी लीप वर्ष। तो शताब्दी साधारण और शताब्दी लीप वर्ष, इनको भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। अब आइए देखा जाए शताब्दी साधारण क्या है या शताब्दी लीप क्या है। तो आइए हम सबसे पहले की बात करते हैं, शताब्दी साधारण की बात करें। शताब्दी साधारण की बात करते हैं तो यानी किसी भी शताब्दी को ले लेते हैं और शताब्दी को यहां पर 4 से नहीं 400 से डिवाइड किया जाता है। अक्सर गलती यहां होती है, काफी लोग क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं। तो ये भी आपको जान लेना है कि अगर कोई भी सेंचुरी है, शताब्दी वर्ष है जिसके लास्ट में डबल अंक 0 हो, वो सारे वर्ष जो होते हैं वो सेंचुरी यानी शताब्दी होते हैं। अगर किसी भी शताब्दी वर्ष को हम 400 से 400 से अगर डिवाइड कर दें, अगर वो 400 से नहीं कटे, तो ऐसे सारे शताब्दी जो होंगे वो शताब्दी साधारण होंगे।
और इसमें भी 365 ही दिन होगा, इसमें भी 365 ही दिन होगा, और इसमें भी जो फरवरी का महीना होगा वो 28 ही दिन का होगा। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 100, 200, 300, 500 इत्यादि है। तो विद्यार्थियों आपने देखा कि लड़के क्या करते हैं, काफी लोग क्या करते हैं कि यहाँ 4 से भाग देते हैं। तो जितने भी यहाँ एग्जाम्पल्स लिखे हैं ये सारे एग्जाम्पल 4 से कट जाएंगे, लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि ये सारे वर्ष नहीं है, ये सारे जो हैं वो सेंचुरी हैं, शताब्दी हैं। और अगर कोई भी शताब्दी लीप वर्ष तभी होगा जब वो 400 से कटेगा, ये हमारा कंडीशन है। अगर हम इन सभी को 400 से भाग भी दे दें, आपने देखा कि अगर हम इसको 400 से भाग दे दें तो 00 से 00 कटेगा, लेकिन 1 4 से नहीं कटेगा। ऐसे ही 200 नहीं कटेगा, 300 नहीं कटेगा, 500 नहीं कटेगा। तो ये सारे जो हैं आपने देखा कि 400 से नहीं कट रहे हैं, इसलिए ये सारे के सारे जो हैं वो शताब्दी क्या हो जाते हैं, साधारण हो जाते हैं। और अगले की बात करें तो शताब्दी लीप वर्ष की मैं बात करूं, शताब्दी लीप वर्ष की बात करूं, शताब्दी लीप वर्ष, शताब्दी लीप वर्ष की अगर हम बात करते हैं, शताब्दी लीप वर्ष की, तो आपने देखा किसी भी शताब्दी को ले लेते हैं, कोई भी शताब्दी है, कोई भी सेंचुरी है, उस शताब्दी वर्ष को हम 400 से डिवाइड कर देते हैं, और अगर वो 400 से डिवाइड हो जाता है, कट जाता है, परफेक्टली डिविजिबल हो जाता है, तो वो सारे के सारे शताब्दी लीप वर्ष होंगे। और इसमें भी आप देखेंगे कि 366 दिन होते हैं, और इसमें भी फरवरी का जो महीना होता है वो 29 का होता है। फरवरी का जो महीना है वो 29 का 29 दिन का होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम बात करें तो यहाँ 400 है, 800 है, 1200 है, 1600 है इत्यादि है। ये सारे के सारे जो हैं हमारे शताब्दी के साथ साथ शताब्दी क्या हैं, लीप वर्ष। तो अक्सर जो गलतियां होती हैं वो इन्हीं को लेकर होती हैं, इसलिए हमने आपको अभी पीछे एक क्वेश्चन दिया था। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो आपने देखा कि यहां पर लड़के क्या करते हैं कि 4 से भाग दे देते हैं। तो आपको ये कभी ये प्रश्न में बताया नहीं जाएगा कि वर्ष है कि शताब्दी है, क्योंकि वर्ष तो 2 ही होते हैं, एक साधारण एक लीप वर्ष। आपको ये खुद से दिखाना, यहाँ पर सेंस लगाना है, दिमाग लगाना है कि ये वर्ष है या शताब्दी है। देखिए वर्ष के ही जब 100 के फॉर्म में होते हैं तो शताब्दी हो जाते हैं, तो ये मेंशन नहीं रहेगा। आपको बस एग्जाम्पल यानी प्रश्न में सिर्फ ये दिया रहेगा कि दिए गए वर्षों में कौन सा लीप वर्ष है। अब आपको ये ध्यान देना है कि अगर वर्ष होंगे तो हमें 4 से डिवाइड करना है, और अगर सेंचुरी होगा, शताब्दी होगा, तो हमें 400 से डिवाइड करना है। और अक्सर जो गलती होती है वो इसी में हो जाती है। तो आपने देखा कि ये वर्ष था, इसको हमने 4 से डिवाइड किया, नहीं कटेगा। ये वर्ष था, 4 से डिवाइड किया, नहीं कटेगा। अब आपने देखा कि शताब्दी है, इसलिए इसको 400 से काटोगे, ये भी नहीं कटेगा। इसलिए जो हमारा प्रश्न बना उसका जो आंसर बना वो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट चीज था। एग्जामिनर को ये बात पता है कि मैक्सिमम लड़के यहाँ गलती करते हैं, इसलिए कई बार ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि वर्ष है या शताब्दी है। अगर वर्ष है तो हम 4 से डिवाइड करेंगे, और अगर शताब्दी है तो हम उसको 400 यानी 400 से डिवाइड करेंगे। अगर 400 से डिविजिबल होगा तो लीप ईयर होगा, और अगर नहीं हुआ तो वो साधारण वर्ष के रूप में जाना जाता है। तो ये रहे इसके बेसिक कंसेप्ट। आइए इसके आगे कुछ देखा जाए, कुछ और भी बातें हैं। अब आइए इसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट होते हैं, कुछ इसके महत्वपूर्ण हैं, इंपॉर्टेंस पॉइंट हैं, चूंकि थ्योरी के रूप में एक कई बार एक एक नंबर के नॉर्मली क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने आपको, देखिए मैं 2-3 मिनट आपको जो पीछे हमने पढ़ाया है तो रिकैप कर देता हूं। मैंने आपसे ये कहा कि जो कैलेंडर के जनक थे उनका नाम था पोप ग्रेगरी। वो व्यक्ति कहाँ का निवासी था, तो यूनान यानी रोम का। किसके द्वारा निर्मित कैलेंडर को गलत किया, तो जूलियस सीजर। वर्ष कितने थे, तो 2 थे, एक साधारण और एक लीप वर्ष। साधारण वो होता है जो 4 से कटेगा, कि नहीं कटेगा तो नहीं कटता है, और लीप वर्ष वो होता है जो 4 से कटता है।
इसके बाद शताब्दी वर्ष बताया। शताब्दी का मतलब वो वर्ष जो 100 से पूर्णतः कट जाते हैं। दो होते हैं शताब्दी साधारण और शताब्दी लीप वर्ष। शताब्दी साधारण क्या होता है कि जो 400 से नहीं कटता है वो शताब्दी साधारण होगा, और जो 400 से कट जाएगा वो शताब्दी लीप वर्ष होता है। ठीक है, इसके आगे हम लोग इसके आगे की बात करें हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं यहाँ से। आइए सबसे पहले पॉइंट की बात करें। अगर हम पहले पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो ये है कि अगर किसी भी साधारण वर्ष की बात करें, कोई भी अगर हम साधारण वर्ष ले लें, तो उस साधारण वर्ष की वो विशेषता होती है, प्रॉपर्टी होती है। किसी भी साधारण वर्ष की विशेषता होती है, क्या होती है कि जो उस वर्ष का प्रथम दिन होता है, फर्स्ट डे, और जो उस वर्ष का अंतिम दिन होता है यानी लास्ट डे, दोनों सेम होते हैं, समान होते हैं। प्रथम दिन और अंतिम दिन दोनों ही क्या होते हैं, समान होते हैं, सेम होते हैं, समान होते हैं। मैंने ये कहा कि किसी भी साधारण वर्ष में वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल में देखा जाए, अगर 1 जनवरी वर्तमान में देखा जाए, 1 जनवरी अगर 2019 की बात कर लें, चूंकि अभी तो 20 चल रहा है, 20 तो कट जाएगा, लीप हो जाएगा, तो 19 की बात कर लें। 1 जनवरी 2019 की बात करें तो 1 जनवरी 2019 को सोमवार था, तो जो 31 दिसंबर होगा, जो 31 दिसंबर 2019 होगा, उस दिन भी आप पाएंगे कि उस दिन भी कौन सा दिन था, सोमवार था। यानी कई बार 4-5 बार ये प्रश्न पेपर में आया है। प्रश्न कैसे पूछेगा, किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन कुछ लिख देगा, तो बताइए कि उस वर्ष का अंतिम दिन होगा, आगे मेंशन होगा कि वो वर्ष साधारण है कि लीप वर्ष है। तो ये हमेशा ध्यान देना है कि अगर कोई भी वर्ष साधारण है तो साधारण वर्ष में वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होते हैं। कहने का प्राय क्या है विद्यार्थियों, जिस दिन से उस वर्ष की शुरुआत होती है उसी दिन से उस वर्ष का अंत होगा। ये हमेशा ध्यान देना है, कोई भी साधारण वर्ष हो। जैसे प्रश्न ये कह दिया जाए कि 1 जनवरी 2001 को बुधवार था, तो 31 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन होगा, तो 2001 मीन्स क्या, साधारण वर्ष। और अगर पहला दिन बुधवार बताया है तो अंतिम दिन भी क्या होना चाहिए, बुधवार होगा। तो हमेशा ये ध्यान देना है कि फर्स्ट डे और लास्ट डे, प्रथम और अंतिम दिन दोनों सेम होते हैं। कब होते हैं, जब वो वर्ष क्या होता है, साधारण वर्ष होता है। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट देखते हैं, दूसरे पॉइंट की बात करें। दूसरा पॉइंट जो होता है लीप वर्ष की बात करें। किसी भी लीप वर्ष में क्या होता है उसके बारे में देखा जाए तो लीप वर्ष में क्या होता है कि जो वर्ष का प्रथम दिन हो, जो वर्ष का प्रथम दिन होता है और जो उस वर्ष का अंतिम दिन होता है, दोनों में एक दिन का डिफरेंस होता है, एक दिन का अंतर होता है। प्रथम दिन और अंतिम दिन में एक दिन का अंतर होता है। कहने का सेंस क्या है, जैसे अगर देखा जाए 1 जनवरी, ध्यान दीजिए 1 जनवरी 2020 को ले लें, ये एग्जाम्पल है, माना जा रहा है, सही भी है, उससे मतलब नहीं है। अगर 1 जनवरी 2020 को सपोज दैट बुधवार था, तो जो 31 दिसंबर 2020 होगा उस दिन भी आप पाएंगे कि उस दिन कौन सा दिन होगा, गुरुवार हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी वर्ष हमारा क्या होगा, लीप होगा। तो आपने देखा कि 20 लिखा है, 20 यानी लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहे हैं इसलिए लीप हो गया। और अगर पहला दिन बुधवार दिया है तो अंतिम दिन एक दिन बढ़ जाएगा, तो बुधवार के आगे क्या होता है, गुरुवार होता है। तो आंसर हमारा जो होगा वो गुरुवार होगा। यानी आपने देखा कि साधारण वर्ष होने पे वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन सेम होते हैं, और अगर लीप वर्ष होता है तो जो अंतिम दिन होता है वो प्रथम दिन से हमेशा एक दिन अधिक होगा। ये चीज आपको रिमाइंड कर लेना है, क्योंकि ये कई बार प्रश्न में एग्जाम में आए हैं ये प्रश्न। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तीसरे पॉइंट की बात करें, देखिए साधारण वर्ष में कुछ महीने भी होते हैं जिनके प्रथम दिन समान होते हैं। साधारण वर्ष में वे महीने साधारण वर्ष में वो महीने जिनके प्रथम दिन समान होते हैं। प्रथम दिन समान होते हैं। प्रथम दिन समान होते हैं। साधारण वर्ष में वो महीने जिनके प्रथम दिन समान होते हैं। साधारण वर्ष में कुछ महीने भी हैं जिनके प्रथम दिन समान होते हैं। इसको निकालने के लिए दोस्तों, इसको निकालने के लिए कोड होता है, वो कोड ये है 144 025 036 146। एक कोड है 144 025 036 और 146। अगर देखा जाए तो ये 12 महीने हैं। ये जो है 12 महीने हैं। जैसे ये जनवरी का महीना है, ये फरवरी का है, ये मार्च का महीना है, ये अप्रैल है, ये मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। आपने देखा कि 12 महीने होते हैं। हमने आपको हेडिंग ऊपर लिख रखी है, प्रश्न बनते हैं। अभी मैं बताऊंगा भी कि इससे एग्जाम में प्रश्न कैसे बनता है। सबसे पहले हम लोग थ्योरी पे बात करें। मैंने आपको हेडिंग लिखाया है कि साधारण वर्ष में वे महीने जिनके प्रथम दिन समान होते हैं। साधारण वर्ष में कुछ महीने भी होते हैं जिनके पूरे के पूरे प्रथम दिन सेम होते हैं। आइए देखिए कैसे। अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए, अगर इस कोडिंग सिस्टम में देखा जाए तो एक यहां था और एक देखा जाए तो यहां था, और आप देख रहे हैं कि एक जो है वो जनवरी है और यहां जो एक है वो क्या है, अक्टूबर है। तो आपने ये देखा कि जो जनवरी का प्रथम दिन है और जो अक्टूबर का प्रथम दिन होता है वो सेम होता है। यानी किसी भी साधारण वर्ष में जनवरी का प्रथम दिन और अक्टूबर माह का जो प्रथम दिन होता है वो सेम होता है। तो विद्यार्थियों कैसे, जैसे मान लीजिए 1 जनवरी 2001 की बात करें, 1 जनवरी 2001 को अगर बुधवार था तो 100% है कि 1 अक्टूबर 2001 को भी बुधवार होगा। यानी जो जनवरी का पहला दिन होता है वही उस वर्ष में अक्टूबर का भी प्रथम दिन होगा। और आपको पता है कि जनवरी का जो महीना होता है वो 31 का होता है और अक्टूबर का भी महीना 31 का होता है। तो अगर पहला दिन सेम है तो इस पूरे महीने में जितने भी दिन होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सेम। फिर से रिकैप कर दे रहा हूं। मैंने कहा कि एक यहां है और एक यहां है। आप देख रहे हैं दो जगह आपने एक पाया। एक कोडिंग है, क्या कोडिंग था, 144 025 036 और 146। और आपने देखा कि एक दो जगह लिखा है, एक जनवरी पे लिखा था तो एक अक्टूबर पे लिखा था। तो जनवरी का जो प्रथम दिन है और अक्टूबर का जो प्रथम दिन है उस वर्ष में दोनों सेम होते हैं। यानी पहला दिन सेम है तो इस महीने में जितने भी दिन होंगे दोस्तों वो सारे के सारे क्या होंगे, सेम होते हैं। इसके बाद हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो आपने देखा कि 4 यहां पर है, 4 यहां, 4 यहां, 4 यहां। आपने देखा 4 मीन्स यहाँ फरवरी, यहाँ पर मार्च और यहाँ पर आपने देखा कि नवंबर। अगर हम बात करें तो एक फरवरी का महीना है, एक मार्च का महीना है और एक नवंबर का महीना है। फरवरी, मार्च और नवंबर, फरवरी, मार्च और नवंबर
इन तीनों महीनों के जो प्रथम दिन हैं वो सेम होते हैं। आपको लग रहा होगा कि फरवरी 28 की है, ये 31 है, ये 30 है, तो कैसे? पहले दिन की मैंने बात की, इन तीनों के पहले दिन सेम है। अगर 1 फरवरी को मंगलवार है तो 1 मार्च को भी श्योर मंगलवार होगा और 1 नवंबर को भी क्या होगा? मंगलवार ही होगा। अब इन तीनों के जो प्रथम दिन होते हैं वो सेम हैं, तो इस महीने में जितने भी दिन होंगे सारे के सारे सेम होंगे। जैसे आज फरवरी 28 की है तो इन तीनों का 1 से लेकर 28 दिन पूरे सेम होंगे और इन दोनों के 30 दिन सेम होते हैं। एग्जाम में अभी प्रश्न कैसे आएगा मैं अभी बता रहा हूं, पहले सारी चीज डिटेल में आपको समझा दूं। फिर इसके बाद तीसरे पॉइंट की मैं बात करूं। तीसरा पॉइंट आपने देखा कि 0 यहां पर 2 बार है, एक अप्रैल के महीने में है और आपने देखा कि एक जुलाई में है, तो अप्रैल जो है वो जुलाई के बराबर होता है। तो अप्रैल का जो प्रथम दिन है और जो जुलाई का प्रथम दिन है दोनों के प्रथम दिन सेम होते हैं। इसी प्रकार देखा जाए इस पूरे कोडिंग सिस्टम में आप कहीं 2 नहीं पाएंगे, इस पूरे कोडिंग सिस्टम में कहीं आप 5 नहीं पाएंगे, 0 ऑलरेडी आपने ले लिया है। इस पूरे कोडिंग सिस्टम में कहीं 3 मिलने वाला नहीं है आपको। और आगे देखा जाए तो 6 आप 2 बार पाएंगे और 1 सितंबर पे पाएंगे और 1 दिसंबर पे पाते हैं। तो सितंबर का प्रथम दिन और दिसंबर माह के प्रथम दिन के समान होता है। तो दोस्तों आपने देखा जनवरी अक्टूबर के बराबर था, फरवरी मार्च नवंबर के बराबर था, अप्रैल जुलाई के बराबर था और सितंबर दिसंबर के बराबर था। एग्जाम में प्रश्न कैसे बनेगा? एग्जाम में 2 बार प्रश्न ऐसे पूछा है कि यदि किसी भी साधारण वर्ष में 1 जनवरी को बुधवार था तो बताइए कि उसी वर्ष में किस महीने की 1 तारीख को बुधवार होगा। प्रश्न रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन ये था, यदि किसी साधारण वर्ष में 1 जनवरी को बुधवार था तो बताइए कि उसी वर्ष में किस महीने की 1 तारीख को, उसी वर्ष में किस महीने की 1 तारीख को बुधवार होगा। तो आपने देखा कि अगर जनवरी को बुधवार है तो अगला जो बुधवार होगा उसी वर्ष में कब होगा? अक्टूबर में होगा। 2 बार प्रश्न ऐसे पूछा है कि साधारण वर्ष में वो कौन से 3 महीने हैं जिनके प्रथम दिन सेम होते हैं। साधारण वर्ष में वो कौन से 3 महीने हैं जिनके प्रथम दिन सेम होते हैं? तो आंसर है फरवरी मार्च नवंबर। यानी अगर आपने कोडिंग याद कर लिया तो सारे प्रश्न बन जाते हैं। अब आपने देखा कि ऊपर अभी आपने देखा 3 सर्किल था, तो ये तीनों जो सर्किल हैं ये तीनों एक्सेप्शन यानी अपवाद में चले जाते हैं। एक आप देखेंगे कि मई का महीना है और एक आप देखेंगे कि जून का महीना है और एक आप देखेंगे कि अगस्त का महीना। मई, जून और अगस्त माह के जो प्रथम दिन होते हैं उनका अन्य किसी महीनों के प्रथम दिन के समान नहीं होते, अर्थात ये तीनों जो होते हैं अपवाद यानी एक्सेप्शन के केस। तो आपने देखा कि एक मई का महीना और एक जून का महीना और एक आपने देखा कि अगस्त का महीना, ये 3 ऐसे थे जिनके प्रथम दिन इस वर्ष में किसी भी कहीं भी आपने देखा कि पूरी कोडिंग सिस्टम में देखा जाए तो 2 आपको नजर नहीं आएगा, 5 को देखा जाए तो कहीं नजर नहीं आ रहा है और ये 3 कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो इट मीन्स एक मई का महीना है, एक जून का महीना है और एक अगस्त का महीना है। ये 3 ऐसे होते हैं जो अपवाद हो जाते हैं, एक्सेप्शन हो जाते हैं। इन तीनों महीनों के प्रथम दिन इस वर्ष में, इस वर्ष कहने का मतलब साधारण वर्ष में, किसी अन्य महीने के बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे प्रश्न इस पे बनते हैं। ये सारा आप धीरे धीरे देखिए, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आप सीख जाएंगे यहीं से। तो ये तो रहा साधारण की बातें। हम आगे बात करेंगे, अब लीप की बात करेंगे। अगला जो पॉइंट है लीप वर्ष की बात करें। अगर लीप वर्ष की बात करते हैं तो लीप वर्ष में वे महीने जिनके प्रथम दिन समान होते हैं। लीप वर्ष में वे महीने जिनके प्रथम दिन समान होते हैं, जिनके प्रथम दिन समान होते हैं, प्रथम दिन समान होते हैं, जिनके प्रथम दिन समान होते हैं। लीप वर्ष में वो महीने जिनके प्रथम दिन समान होते हैं।
अभी आपने साधारण के बारे में जाना, अब हम लीप वर्ष के बारे में जानेंगे। अगर इसके कोडिंग सिस्टम की बात करें, इसका कोडिंग सिस्टम ये है 0, 34, 0, 25, 0, 36 और 146। आपने देखा कि ये हो गए। और यहां अगर हम महीनों की बात करें, ये जनवरी का महीना है और ये फरवरी है और ये मार्च का महीना है, ये अप्रैल है, ये मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आपने देखा 0, 34, 0, 25, 0, 36, 146। साधारण वर्ष और लीप वर्ष में केवल स्टार्टिंग के 2 अंक चेंज है। आपने देखा कि साधारण वर्ष का ये होता था 144, 0, 25, 0, 36 और 146। 3-3 का पेयर बनाते हैं, 144, 0, 25, 0, 36 और 146। और अगर लीप वर्ष की बात करें तो 0, 34 होता है, 0, 25 होता है, 0, 36 होता है और 146 होता है। यानी स्टार्टिंग के 2 को छोड़ दिया जाए तो पूरे डिजिट सेम हो रहे हैं, आप पूरा मिला लीजिए। यानी कहने का मतलब है कि इसमें 146 से 2 कम होकर 144 होता है और इसमें 036 से 2 कम होकर 034 होता है। यानी अगर एक याद रखिए तो दूसरा ऑलरेडी याद हो जाएगा। 036 में 2 कम कर देंगे 034 आ जाएगा। एक अगर याद हो गया तो दूसरा याद होगा। 144, 025, 036, 146, 034, 025, 036 और 146। तो आइए हम लोग बात करें यहां पर फिलहाल। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपने देखा, अब पहले पॉइंट की अगर हम बात करें यहां पर तो 0 अगर देखा जाए तो 0 यहां पर 3 बार आएगा। एक आप जनवरी पे 0 पा रहे हैं, एक आपने अप्रैल पे 0 पाया और एक आप जुलाई पे पा रहे हैं। तो जनवरी, अप्रैल, जनवरी, अप्रैल और जुलाई के जो प्रथम दिन होते हैं वो सेम होते हैं। जनवरी माह का प्रथम दिन, अप्रैल माह का प्रथम दिन और जुलाई माह का प्रथम दिन, तीनों के जो प्रथम दिन होंगे वो सेम होते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर 1 जनवरी वर्तमान में देखा जाए तो 2020 चल रहा है और 2020 मीन्स लीप वर्ष चल रहा है। और अगर 1 जनवरी को अगर मान लीजिए इस बार मंगलवार था तो 1 अप्रैल को भी मंगलवार होगा और 1 जुलाई को भी मंगलवार होगा। यानी इन तीनों माह के जो प्रथम दिन होंगे वो सारे के सारे सेम होंगे। और आपके पास कोई भी कैलेंडर होगा, आप या मोबाइल से भी मिला सकते हैं। तो ठीक है, प्रश्न ऐसे ही पूछा गया है कि लीप वर्ष में वो कौन से 3 महीने हैं जिनके प्रथम दिन सेम होते हैं। तो आपका जो प्रश्न होना चाहिए, जो आंसर होना चाहिए वो ये होना चाहिए, जनवरी, अप्रैल और जुलाई। क्योंकि जनवरी पे भी आपने देखा 0 था, अप्रैल पे भी आपने देखा 0 था और जुलाई पर भी आपने देखा कि 0 ही था। इसके बाद दूसरे पॉइंट की हम लोग बात करें तो आपने देखा 3 इसमें 2 बार मिलेगा। एक आप फरवरी के ऊपर 3 पा रहे हैं और आपने देखा एक जो 3 मिल रहा है वो अगस्त में मिल रहा है। तो फरवरी जो है वो अगस्त के बराबर होगा। इसके बाद देखा जाए तीसरा देखते हैं तो आपने देखा कि 4 आपको 2 बार मिलेगा। एक आपने 4 मार्च पे पाया है और एक 4 अगर देखा जाए तो नवंबर पे मिलेगा। एक मार्च पे मिला है और आप देख रहे हैं कि एक नवंबर पे मिलेगा। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो आपने देखा पूरे कोडिंग सिस्टम में 2 आपको कहीं नहीं मिलने वाला, 5 कहीं नहीं मिलेगा, 0 हो चुका है, 3 हो चुका है, 6 देखिए 2 बार मिलेगा। 1 सितंबर पे मिल रहा है तो 1 सितंबर पे मिला तो दूसरा आपने देखा कहाँ मिला, दिसंबर पे। तो सितंबर जो होता है वो दिसंबर के बराबर होता है। इसके बाद देखा जाए तो देख रहे हैं पूरे कोडिंग सिस्टम में 1 नहीं आने वाला। ऑलरेडी आपने 4 पहले ले लिया और 6 भी आपने ले लिया। तो यहाँ भी 3 महीने
अपवाद हो गए, और वो 3 महीने कौन से हैं? तो एक देख रहे हैं कि एक मई का महीना है, एक जून का महीना है, एक मई, एक जून और एक अक्टूबर का महीना है। मई, जून और अक्टूबर माह के जो प्रथम दिन होते हैं वो अन्य किसी महीनों के प्रथम दिन के समान नहीं होते हैं, इसलिए एक्सेप्शन यानी अपवाद होता है। तो विद्यार्थियों, आपने देखा ये लीप वर्ष के बारे में रहा, एक साधारण वर्ष के बारे में हमने बताया और एक लीप वर्ष के बारे में बताया। साधारण वर्ष में आपने देखा कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष दो हमने डिस्कशन किया। साधारण वर्ष में कोड आपने देखा कि कोड था 144, 025, 036, 146, और लीप वर्ष में देखा आपने 034, 025, 036 और 146। ठीक है, ये साधारण और लीप वर्ष के बारे में हो गए। देखिए, कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं आप, किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस हमने आपको पहले भी कहा कि आपके सारे क्वेश्चन तभी अटेम्प्ट होंगे जब आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। आपको लगेगा कि हाँ चलो, देखिए कोई भी बुक अगर आप उठा के देखिए, चाहे वो मैं रीजनिंग की अगर बात करूं तो रीजनिंग के मार्केट में बहुत सारी बुकें अवेलेबल हैं। किसी में 25 क्वेश्चन मिलते हैं, किसी में 50 क्वेश्चन मिलते हैं, किसी में 100 मिलते हैं, किसी में 70 मिलते हैं, यानी डिफरेंट बुकों में आप डिफरेंट क्वेश्चन। किसी की थ्योरी आप देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस गलत भी किए हैं इसमें थ्योरेटिकल रूप में, तो आप बुक से पढ़ेंगे तो 100% कंफ्यूज हो जाएंगे। भाई, आप जब भी पढ़ते हैं 1 या 2 बुक का प्रयोग करते हैं, मैक्सिमम 2 या 3 बुक का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन टीचर जब भी पढ़ाता है तो मार्केट की जितनी भी बुकें होती हैं वो कहीं ना कहीं वो रीड करके ही पढ़ाता है। इसलिए जो टीचर्स होगा वो 15 से 20 बुकों का कलेक्शन होता है। और दूसरी चीज ये है कि टीचर्स को इतना तैयार हो जाता है कि कहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि वो पेपर देखता रहता है। भाई एक एक सब्जेक्ट का मास्टर जो होता है, एक्सपर्ट जो होता है, उसको पता है कि प्रश्न कहाँ से बनेंगे और गलती कहाँ होती है। इसलिए चूंकि आपको जो पढ़ाया जाता है वो इसीलिए पढ़ाया जाता है कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन ना पड़े। जब तक आपका अगर थ्योरी क्लियर हो गया तो ये गारंटी होती है कि आप उस टॉपिक के क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ठीक है, किसी एक एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर नहीं हो रहे हैं, भाई आप कैलेंडर पढ़ रहे हैं, तो कैलेंडर किसी भी एग्जाम में अगर आप जाएं तो आपको कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। वैसे भी ये सब जीवन की चीजें हैं, आप डेली रोजाना यूज करते हैं, भले ही आपके एग्जाम में ना आए, लेकिन ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए कि जो कैलेंडर का यूज कर रहे हैं वो कैलेंडर कहाँ तक बना है, कैसे है बना, कैसे इसका हम प्रयोग कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो ये रहा बेसिक चीजें। आइए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ते हैं तो अब हम अतिरिक्त दिन की बात करेंगे। अब हम लोग अतिरिक्त दिन की बात करेंगे। अतिरिक्त दिन, इंग्लिश में इसको एक्स्ट्रा डेज बोलते हैं। ये अतिरिक्त दिन क्या होता है, आइए इसके बारे में देखा जाए। अतिरिक्त दिन और इंग्लिश में एक्स्ट्रा डेज बोलते हैं, ये होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे एक प्रश्न बना, क्वेश्चन ये बना कि राम जो है वो मोहन से 512 दिन बड़ा है। राम मोहन से 512 दिन बड़ा है। राम का जन्म मंगलवार को हुआ था, तो बताइए कि मोहन का जन्म किस दिन हुआ होगा। एक प्रश्न बन गया। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इस क्वेश्चन के माध्यम से ये हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि अतिरिक्त दिन होता क्या है। आपने देखा कि प्रश्न ये कह रहा है कि राम मोहन से 512 दिन, राम जो है मोहन से 512 दिन बड़ा है और राम का जन्म मंगलवार को बताया जा रहा है, तो मोहन का पूछा जा रहा है। तो भाई अगर राम बड़ा है तो मोहन उससे क्या होगा, छोटा होगा। अगर राम जो है मोहन से 512 दिन बड़ा है
तो मोहन भी 512 दिन उससे छोटा होगा। और अगर मोहन छोटा है तो उसका जन्म राम के पहले होगा या बाद में होगा? तो भाई अगर ये छोटा है तो इसका जन्म क्या होगा? बाद में होगा, बाद में होगा। आपसे कोई छोटा होगा तो उसका जन्म आपके जन्म के बाद हुआ, इसीलिए वो आपसे छोटा है। अगर वो बड़ा होता तो वो आपसे पहले लेता जन्म। तो मोहन चूंकि छोटा था, और छोटा होने का मतलब है कि मोहन का जो जन्म होगा वो बाद में होगा। और कैलेंडर में बाद के लिए हमेशा प्लस करते हैं। बाद के लिए क्या करते हैं? प्लस करते हैं। जैसे आज के बाद कौन सा दिन होगा, तो आज के दिन में हम क्या करें? जोड़ देंगे। आज के पहले कौन सा दिन था, तो हम क्या करेंगे? माइनस। जैसे 2 के बाद क्या आता है? 3, और 2 के पहले क्या आता है? 1। तो पहले मतलब माइनस और बाद का मतलब प्लस। तो इसका जन्म चूंकि बाद में हुआ था तो इसलिए हमने यहां प्लस कर दिया। अब हम प्लस 512 दिन नहीं करेंगे। दिन केवल और केवल 7 हैं, और वही 7 दिन बार बार क्या हो रहे हैं? यूज हो रहे हैं। कैलेंडर को बनाने वाले 2 शख्स थे, जूलियस सीजर, पोप ग्रेगरी, और दोनों ने केवल और केवल 7 दिन की ही बात की है, और वही 7 दिन बार बार यूज हो रहे हैं। ना कभी आपने 8वां दिन यूज किया है, ना कभी यूज होगा, क्योंकि 7 ही दिन हैं, सोमवार से लेकर कहां तक? रविवार तक। तो आपने देखा कि 512 दिन बड़ा था, इसलिए इस 512 को हम यहां 7 से भाग दे देंगे। 7 से अगर हम भाग देते हैं, क्यों देते हैं? क्योंकि 7 ही दिन है जो बार बार यूज हो रहा है। अगर हम 7 से भाग देते हैं तो आपने देखा कि 7 49 होगा। 7 क्या होगा? 49 होगा, और यहां पर 2 बचा तो 22 हो गया, 7 त्रिक 21 हुआ, और 1/7 हो जाएगा। तो आपने ये देखा कि ये जो लड़का था ये 73 सप्ताह और 1 दिन बड़ा है। 73 वीक्स एंड 1 डेज। 73 सप्ताह और 1 दिन बड़ा है। और आपको ये पता है कि आज जो दिन है वही 1 सप्ताह बाद, 2 सप्ताह बाद, 3, 10, 20, 50 सप्ताह बाद भी आज का ही दिन होगा। इसलिए दोस्तों अगर आज मंगलवार था तो 73 सप्ताह बाद भी अगर आप जाएंगे तो मंगलवार ही मिलेगा। इसलिए इस 73 से मतलब नहीं है, जो यहाँ एक शेष बचा है उससे मतलब है। यानी किसी भी संख्या को 7 से भाग देने पर जो शेष बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा, उसी रिमाइंडर को ही अतिरिक्त दिन कहा जाता है। 7 से क्यों भाग दिया वो हमने आपको बताया, क्योंकि 7 ही दिन है। 8 दिन होते तो 8 से भाग देते। 7 से भाग देने पे जो रिमाइंडर बचेगा, में से जो शेष बचेगा, शेष बची हुई संख्या को ही अतिरिक्त दिन कहते हैं। तो जो यहाँ 1 बचा है, हम यहाँ पर 1 दिन जोड़ देते हैं, और अगर मंगलवार में 1 दिन जोड़ देते हैं तो मंगलवार में 1 दिन जोड़ने से जो आंसर होगा वो आंसर बुधवार हो जाएगा। यानी हमें ये जानकारी हो गया कि जो मोहन का जन्म होगा वो किस दिन होगा, तो बुधवार के दिन होगा। यानी क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको ये समझाना चाह रहे थे कि अतिरिक्त दिन क्या होता है। तो अतिरिक्त दिन का मतलब ये होता है कि जिसको इंग्लिश में एक्स्ट्रा डेज बोलते हैं, किसी भी संख्या को 7 से भाग दिया जाए, जो शेष बचेगा उस बची हुई संख्या को ही हम लोग अतिरिक्त दिन कहते हैं। और यहाँ हमने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दिया। ठीक है, अभी देखिए आज का जो वीडियो था उसमें आपने थोड़ा सा बेसिक चीज जाना कि मतलब जनक कौन है, वर्ष कितने होते हैं, कैसे पहचाना जाता है किसी वर्ष को कि साधारण होता है कि कौन सा लीप वर्ष होता है। ठीक है, और दूसरे उनकी कुछ प्रॉपर्टियां जाना, उनकी कुछ विशेषताएं जाने। हम आगे के वीडियो में ये देखेंगे कि कैलेंडर जिन्होंने बनाया कितने वर्ष का कैलेंडर बनाया, क्योंकि दिमाग में ये होता है ना कि कैलेंडर कितने साल का यूज हो रहा है, कितने साल का बना है, क्या कैलेंडर फिर से 0 होगा, या ये सारी चीजें। और किसी भी वर्ष की जो पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन होती है, वो कब रिपीट होगा, तमाम सारे अभी क्वेश्चंस हैं, तमाम सारी अभी क्वेरियां हैं जो आगे के वीडियो में आप पाएंगे। दोस्तों आज के वीडियो में आपने इतना बेसिक चीज जाना कि कैलेंडर से रिलेटेड, और आगे हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे आगे के जो इसमें अभी थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो हमने आपको पहले भी बता दिया, चूंकि
ये हमेशा आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले हम लोग किसी भी टॉपिक का थ्योरी पोर्शन, थ्योरी सेक्शन करेंगे, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पे जाएंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस पे जाएंगे। तो 3 पोर्शन हैं किसी भी टॉपिक के, पहले थ्योरी से पढ़ेंगे, फिर हम लोग न्यूमेरिकल पे जाएंगे, फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज इतना ही, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।